हेलो एवरीवन। तो चल रहा है चैप्टर 2 जिसमें मैं बता रहा हूँ डाइस। तो अभी तक आपने डाइस में क्या-क्या सीखा थोड़ा-सा मैं याद दिला दूँ। सबसे पहले मैंने बताया था कि डाइस का बैकग्राउंड क्या है, मतलब डाइस किसका एग्ज़ाम्पल है, डाइस से किस प्रकार का ऑब्जेक्ट है। उसके बाद मैंने बताया था कि यदि यदि प्रश्न में केवल एक डाइस का इमेज दिया हो यानी पोज़ीशंस दिया हो और किसी भी सरफेस का अपोज़िट सरफेस निकालना हो, तो सबसे पहले हम डाइस की पहचान करते हैं, आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि डाइस कौन-सा है, स्टैंडर्ड है या जनरल। तब जाके हम किसी भी सरफेस का अपोज़िट सरफेस बताते हैं। फिर अगले टाइप में मैंने बताया था कि यदि एक ही डाइस का 2 या 2 से अधिक पोज़ीशंस दिया हो, यानी कि 2 और मोर दैन 2 पोज़ीशंस दिया हो और उसमें कोई भी सरफेस एक दूसरे में कॉमन नहीं दिखता हो, तो वैसे डाइस के प्रश्न को भी बनाना हो, तो सबसे पहले हम आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि वह कौन-सा डाइस है, स्टैंडर्ड है या जनरल। और आज के क्लास में मैं बताऊँगा कि यदि डाइस के प्रश्न में एक ही डाइस का 2 या 2 से अधिक पोज़ीशंस दिया हो, 2 और मोर दैन 2 पोज़ीशंस दिया हो, इट मीन्स अगर मान लीजिए एक ही डाइस को 2 अलग-अलग तरीके से आपके सामने रखा हो, या हो सकता है एक ही डाइस को 3 अलग-अलग तरीके से आपके सामने दिखाया गया हो या 4 तरीके से दिखाया गया हो। तो याद रखिएगा, जब एक ही डाइस को 2 या 2 से अधिक अ, पोजीशंस को दिखाया गया हो और उसमें किसी भी सरफेस का अपोजिट पूछ रहा हो, तो सबसे पहले देखिएगा कि उसमें कॉमन सरफेस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर कॉमन सरफेस नहीं दिख रहा है बाबू, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए कि वो स्टैंडर्ड है या जनरल। लेकिन अगर कॉमन सरफेस दिखे, चाहे एक सरफेस कॉमन दिखे, चाहे 2 सरफेस कॉमन दिखे, अगर कॉमन सरफेस दिखे, तो फिर वैसे डाइस के प्रश्न को हम रूल 1 या रूल 2 से बनाते हैं। तो हम दिमाग में सेट कर लीजिए। फिर सुन लीजिए कि यदि डाइस के प्रश्न में केवल एक डाइस का इमेज दिया हो और उसमें किसी भी सरफेस का अपोजिट सरफेस निकालना हो, तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो स्टैंडर्ड है या जनरल, और तब जाके हम किसी भी सरफेस का अपोजिट बताते हैं। अगले टाइप में मैंने देखा कि अगर एक ही डाइस का 2 या 2 से अधिक पोजीशंस दिया हो और कोई भी सरफेस एक दूसरे में कॉमन नहीं दिखता हो और उसमें किसी भी सरफेस का अपोजिट निकालना हो, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि वो स्टैंडर्ड है या जनरल, और तब जाके हम किसी भी सरफेस का अपोजिट बताते हैं। लेकिन आज के टाइप में आप देखोगे कि एक ही डाइस का 2 या 2 से अधिक पोजीशंस दिया हो, मतलब एक ही डाइस को आप 2 बार दिखाया गया हो पोजीशंस में, या एक ही डाइस को 3 बार दिखाया गया हो, 4 बार या 5 बार, कई बार, ठीक ना? तो एक ही डाइस का 2 या 2 से अधिक पोज़ीशंस दिखाया गया हो और उसमें अगर कोई भी सरफेस एक दूसरे में कॉमन दिखता हो, चाहे एक सरफेस कॉमन दिखे, चाहे 2 सरफेस कॉमन दिखे। अगर कोई भी सरफेस कॉमन दिखता हो बाबू, तो वैसे डाइस के प्रश्न को हम रूल 1 या रूल 2 से बनाते हैं। वैसे डाइस के प्रश्न को कभी स्टैंडर्ड या जनरल के आधार पर नहीं बनाते। मोस्टली एग्जाम में बस ऐसे प्रश्न में पूछा गया है कि इसका अपोजिट क्या होगा, कभी नहीं पूछा गया है कि कौन सा स्टैंडर्ड है, कौन सा जनरल है। लेकिन अगर पूछ भी दिया आपसे, तो आपको तो पता है ही कि कौन स्टैंडर्ड है, कौन जनरल है। मान लीजिए कि अपोजिट सरफेस का योग अगर 7 आ रहा है, तो वो सीधा-सीधी आप देख लीजिएगा वो स्टैंडर्ड है, अदरवाइज़ जनरल है। लेकिन ऐसा प्रश्न जल्दी एग्जाम में नहीं पूछा गया, सिर्फ पूछा गया है कि कौन किसके अपोजिट में है। तो देखिए बाबू, अब हमने रूल का यूज़ किया था। रूल का मतलब रूल वर्ड का यूज़ किया, तो वो रूल कब लगाओगे वो सुनो। अभी जस्ट मैंने बोला कि अगर एक ही डाइस के 2 या 2 से अधिक इमेज दिया हो और कोई भी सरफेस एक दूसरे में कॉमन दिखता हो, चाहे एक सरफेस एक दूसरे में कॉमन दिखे, चाहे 2 सरफेस एक दूसरे में कॉमन दिखे। कॉमन दिखता हो तो वैसे डाइस के प्रश्न को हम रूल 1 या रूल 2 से बनाते हैं। और रूल 1 या रूल 2 से बनाने के लिए बाबू केवल 2 डाइस का यूज़ करते हैं, केवल 2 डाइस का यूज़ करते हैं। अगर आपके सामने 2 डाइस दिया है तो भी आप 2 ही डाइस का यूज़ कीजिए। अगर 3 डाइस दिया है उसमें भी आप 2 ही डाइस का यूज़ कीजिए। 4 डाइस दिया है तो उसमें भी आप 2 ही डाइस का यूज़ कीजिए। और वैसे 2 डाइस का यूज़ करना है जो रूल को फ़ॉलो करता हो। मतलब उस सभी में आपको देखना है कि ऐसा कौन-सा 2 डाइस है जो रूल को फ़ॉलो करता हो, जो मैं आपको बताऊँगा थोड़ी देर में।
मान लीजिए कि आपको अगर किसी से शादी करना है, तो ढेर सारा लड़का दिखाया गया है, तो क्या सबसे शादी कर लीजिएगा? करिएगा तो किसी एक से। तो इसका मतलब कि शादी के लिए एक लड़का, एक लड़की का पेयर चाहिए, तो यहाँ भी आपको कई तरह का डाइस मतलब कई तरह का डाइस का पोज़ीशंस दिया होगा, लेकिन उसमें से आप वही 2 को चुनिएगा, जिसका मतलब जिससे आपको या शादी करवाना है या जिससे क्वेश्चन बनाना है, जिस पे रूल फ़ॉलो करना है। बात समझ आ रही है? तो बहुत सारे आपको फ़ोटो दिखाया जाएगा। आपके शादी के समय बहुत सा फ़ोटो दिखाई देगा, लेकिन शादी किससे कीजिएगा जिससे आपकी कुंडली मैच करती हो या जिसको आप पसंद करते हो। तो उसी तरह से यहाँ भी डाइस कई तरह के दिखाएँगे आपको प्रश्न में, लेकिन आपको मात्र 2 डाइस का यूज़ करना है जिसकी कुंडली मैच करती हो, जो रूल 1 या रूल 2 को फ़ॉलो करता हो। ठीक है? तो अब समझ में आ गया कि कॉमन सरफेस दिखे तो रूल का फ़ॉलो करेंगे, वहाँ स्टैंडर्ड जनरल का यूज़ नहीं करेंगे। रूल में केवल 2 डाइस का यूज़ करना है, चाहे 3 डाइस दे, चाहे 4 डाइस दे, चाहे 12 डाइस दे, उससे मतलब नहीं है, मात्र 2 डाइस का यूज़ करना है। लेकिन वैसे 2 डाइस का यूज़ करना है जो रूल को फ़ॉलो करता हो, जिससे कुंडली मैच करता हो, यानी जो रूल को फ़ॉलो करता हो। ये नहीं कि किसी को हम किसी भी 2 डाइस को हम उठा करके यहाँ पर हम बनाना शुरू कर दें, नहीं। वैसे 2 डाइस का यूज़ करना है जो रूल को फ़ॉलो करता हो, बस इतना याद रखना। अब यहाँ पर मैंने रूल 1 और रूल 2 का यूज़ किया। देखो बाबू, रूल 1 में याद रखिएगा, वैसा 2 डाइस जिसका केवल एक सतह दोनों में विज़िबल हो, यानी कॉमन विज़िबल हो, और रूल 2 वैसा 2 डाइस जिसका 2 सरफेस दोनों में कॉमन विज़िबल हो। बस इतना याद रखना। जैसे एग्ज़ाम्पल समझिए, मैं आपको एक समझा देता हूँ एग्ज़ाम्पल, ताकि आप समझ में आया, तब जाके मैं रूल लिख पाऊँगा। जैसे देखिए, ये है एक डाइस, ये है एक डाइस, जिसके सभी सरफेस, मतलब हम जानते हैं किसी भी डाइस का टोटल 6 सरफेस होते हैं, लेकिन दिखता कितना है एक बार में? एक बार में 3 दिखता है। तो इसके 6 सतह पर हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 अंकों से मैंने इसको चिन्हित कर दिया। लेकिन दिखेगा कितना? मात्र 3 ही सतह दिखेगा। अब फिलहाल इस पे हम पुट नहीं कर रहे, बस हम इस डाइस को मैंने 2 बार थ्रो किया। तो इस डाइस को मैंने 2 बार फेंका, तो ये अलग-अलग तरीके से दिखने लगा। तो इस डाइस को मैंने थ्रो किया, तो पहला इस तरह से दिखा, जिसमें ये 2 दिख रहा है, ये 4 दिख रहा है और ये 1 दिख रहा है। इसी डाइस को मैंने फिर से थ्रो किया, मतलब फिर से फेंका, तो फिर ये अलग तरीका से दिखने लगा। ठीक है? और यहाँ पर दिख रहा है 4, 6 और 5। अब देखिए यहाँ पर, जब मैंने इस डाइस को 2 बार फेंका बाबू, 2 बार इसको थ्रो किया, तो ये अलग-अलग 2 फॉर्म में दिखा। ठीक? अब ये दोनों डाइस क्या है? इसी का प्रारूप है। मतलब कह सकते हैं 2 पोजीशंस ऑफ अ सेम डाइस, मतलब इसी डाइस का ये 2 प्रारूप है। एक ही पासा का ये 2 क्या है? प्रारूप, यानी इमेज है या पोजीशंस है। आपके मोबाइल में आपका कई तरह का पोजीशंस सेल्फी लिया होगा, मतलब कई तरह का फ़ोटो होगा। तो क्या आप 50 गो हैं? नहीं ना, आप ही हैं ना। तो आपको कई तरह से आपका सेल्फी होगा, फ़ोटो होगा, बहुत तरह का होगा। तो उसी तरह से इस डाइस का ये 2 प्रारूप है, जो अलग-अलग तरीके से फेंकने के बाद दिख रहा है। अब ये दोनों डाइस में देखिए कोई सरफेस कॉमन विज़िबल है। कॉमन विज़िबल का मतलब होता है कि दोनों में दिखता हो, वो सरफेस दोनों में दिखता हो, तो वो होता है कॉमन विज़िबल। तो देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 विज़िबल दिख रहा है? नहीं। ये 1 है, यहाँ पर 1 दिख रहा है? नहीं। ये 4 है, इसमें दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। ये 4 दिख रहा है। इसमें जो 5 है, इसमें दिख रहा है? नहीं। इसमें 6 है, इसमें दिख रहा है? नहीं। तो ये दोनों डाइस में कितना सतह कॉमन दिख रहा है आपको? तो ये दोनों डाइस में, ये दोनों डाइस एक ही डाइस का प्रारूप है, याद रखिएगा। तो ये दोनों डाइस में कितना सतह कॉमन विज़िबल है? तो मात्र एक सतह कॉमन विज़िबल है। वो कौन है बाबू? तो 4 है। तो यदि यदि सरफेस कॉमन दिख रहा हो, जैसे यहाँ पर कॉमन कौन दिख रहा है? 4 दिख रहा है। कॉमन दिख रहा हो, तो वैसे प्रश्न को हम रूल से बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रूल से। लेकिन रूल 1 कहता है कि वैसा 2 डाइस का सिलेक्शन कीजिएगा, चयन कीजिएगा, जिसका एक सतह दोनों में कॉमन दिखता हो। तो बताओ बाबू, ये दोनों डाइस में कितना सतह कॉमन दिख रहा है? मात्र एक सरफेस, कौन? 4, 4। तो ये रूल 1 को फ़ॉलो करेगा। किसको फ़ॉलो करेगा? रूल 1 को फ़ॉलो करेगा। मतलब ऐसे प्रश्न को हम रूल 1 से बनाएँगे।
बात समझ में आ रही है? तो जब मैंने इस डाइस को दो बार फेंका तो ये इस तरह से दोनों अलग-अलग तरीके से दिखाई दिया। अब यहाँ पर दोनों सरफेस में मतलब दोनों डाइस में मैंने देखा कि केवल 4 मतलब ये जो सरफेस अंक है, ये दोनों में केवल 4 ही कॉमन दिख रहा है और कोई कॉमन नहीं दिख रहा है। तो कितना सतह कॉमन दिख रहा है? तो अगर कॉमन सतह दिखेगा, अगर कॉमन विजिबल सरफेस है, तो उसको रूल से बनाते हैं। लेकिन रूल 1 के अकॉर्डिंग वैसे 2 डाइस को सिलेक्शन करना है जिसका एक सतह दोनों में कॉमन है। तो ये दोनों डाइस में मात्र 4 कॉमन है, मतलब एक सतह कॉमन है, तो ऐसे डाइस के प्रश्न को हम रूल 1 से बनाते हैं। अब बनाने का तरीका क्या है मैं आपको बाद में समझाऊँगा। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए इसी डाइस को मैंने मान लीजिए कि इसी डाइस को मैंने 2 बार थ्रो किया। तो इस डाइस को मैंने 2 बार थ्रो किया, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि इस डाइस में 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना इस डाइस पर? तो फिलहाल हम इंडिकेट नहीं किए, वही लिख दिए हैं कि ये सभी अंक इस डाइस पे मौजूद है। और जब मैंने इस डाइस को 2 बार थ्रो किया, तो यहाँ पर दिखा है 2, 3, 2, 3, 1 ठीक है? और यहाँ पर दिखा है मान लीजिए 3, 1। अब बताइए ये दोनों डाइस क्या है? एक ही डाइस का इमेज है। तो कह सकते हैं 2 पोजीशंस ऑफ अ सेम डाइस। एक ही डाइस का कितना इमेज है? यहाँ 2 इमेज है। मतलब इस डाइस को मैंने 2 बार थ्रो किया, तो ये पहला पोजीशन है, ये दूसरा पोजीशन है। अब ये दोनों में देखिए कोई भी सरफेस कॉमन विजुअल है या नहीं? कॉमन विजुअल का मतलब होता है कि दोनों में दिखना चाहिए, वो सरफेस दोनों में कॉमन दिखना चाहिए। कॉमन तो है ही, ढेर सारा ये तो दोनों डाइस तो इसी का है, तो कॉमन तो होगा ही, लेकिन विजुअल कितने हैं कॉमन? तो यहाँ पर मैंने देखा सर कि ये दोनों में 1 और 3 2 सतह विजिबल है। अगर बाबू ये हमने कहा कि ये दोनों पोजीशन तो इसी का है, ये दोनों पोजीशन क्या है? इसी का है। जब मैंने इसको 2 तरीका से फेंका तो ये अलग-अलग तरीके दिखाई दिया। अब ये दोनों में क्या-क्या मिल रहा है कॉमन? तो 1, 3, 1, 3। अगर कोई भी सरफेस कॉमन दिखे, तो उसको हम स्टैंडर्ड जनरल पे नहीं, रूल से बनाते हैं। रूल 1 या रूल 2। लेकिन रूल 1 कहता है कि वैसे 2 डाइस का देखिए हमेशा रूल में हमेशा 2 डाइस का ही सिलेक्शन करते हैं। कितने डाइस का? 2 डाइस का। तो रूल 1 कहता है कि वैसे 2 डाइस का चयन करना जिसका केवल एक सतह दोनों में कॉमन है, जैसा कि इससे पहले वाले आपने प्रारूप में देखा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है? 2 सतह कॉमन। कौन-कौन? 1 और 3, 1 और 3। तो रूल 2 कहता है कि वैसे 2 डाइस का सिलेक्शन करना जिसका केवल 2 सतह दोनों में कॉमन हो। तो बताइए रूल 1 को फॉलो करेगा, रूल 2 को फॉलो करेगा? तो यहाँ पर सर रूल 2 को फॉलो करेगा। क्यों? कि दोनों पासा में 2 सतह दोनों में कॉमन विजिबल दिख रहा है, मतलब कॉमन दिख रहा है। तो ये रूल 1 को नहीं, रूल 2 को फॉलो करेगा। बात समझ में आ रही है? जब एक ही पासा का 2 या 2 से अधिक इमेज दिया गया हो और उसमें कोई भी सतह कॉमन दिख रहा हो, तो वैसे डाइस के प्रश्न को हम रूल से बनाते हैं। वैसे डाइस के प्रश्न को स्टैंडर्ड या जनरल के आधार पर नहीं बनाते। लेकिन रूल से बनाने के लिए मात्र हमें 2 डाइस की आवश्यकता पड़ती है और वैसे 2 डाइस की आवश्यकता पड़ती है जो रूल को फॉलो करता हो। रूल 1 के अकॉर्डिंग हमें वैसे 2 डाइस का सिलेक्शन करना है जिसका केवल एक सतह दोनों में कॉमन विजिबल हो, मतलब कॉमन सतह दिखता हो, केवल एक सतह दोनों में कॉमन दिखता हो तो रूल 1 से बनाएंगे। अगर 2 सतह दोनों में कॉमन दिखता हो तो रूल 2 से बनाते हैं। तो यहाँ पर कितना सतह कॉमन दिख रहा है? 1, 3, 1, 3। 2 सतह दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो इसको हम रूल 2 से बनाएंगे, रूल 1 से नहीं। बात समझ आ रही है? चलिए अब हम इतना तो समझ में आ गया कि कॉमन सतह दिखे तो हम उसको स्टैंडर्ड जनरल पे नहीं, उसको रूल 1 या रूल 2 से बनाते हैं।
रूल 1 के अकॉर्डिंग वैसे 2 डाइस का चयन करते हैं जिसका केवल एक सतह दोनों में कॉमन दिखता हो, और रूल 2 के अकॉर्डिंग हम वैसे 2 डाइस का सिलेक्शन करते हैं यानी चयन करते हैं जिसका 2 सतह दोनों में कॉमन हो। अब हम थोड़ा लिख लेते हैं रूल 1 के बारे में। तो हम सबसे पहले सीखेंगे रूल 1 कैसे हम यूज करते हैं। ठीक है, चलिए। तो रूल 1 लिखिएगा बाबू, पहले लिखिए रूल 1, लिख के डैश दीजिए। रूल 1 लिख करके डैश दीजिए, उसके बाद मैं कुछ लिखा देता हूँ, तब मैं फिर आपको समझाऊंगा, फिर उसका प्रोसेस और ट्रिक को बताऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रूल 1। रूल 1, चलिए। तो डेफिनेशन लिख लीजिए, ठीक ना, डेफिनेशन लिख लीजिए, या कहिए कि कुछ नोट लिख लीजिए रूल 1 के बारे में कि रूल 1 का यूज हम कैसे करते हैं। तो लिखेंगे पहला नोट, रूल 1 का पहला नोट क्या है, यानी रूल 1 को हम कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। तो पहला नोट लिखेंगे इफ 2 और मोर डाइस आर गिवन, इफ 2 or more dice, if 2 or more dice are given with visible common surface, with visible common surface, with visible common surface in the question, then such question is solved by rule 1 or rule 2. Then such question is solved by rule 1 और रूल 2। हिंदी में लिख लीजिएगा, यदि यदि दो या दो से अधिक यदि दो या दो से अधिक पासा में सरफेस कॉमन दिखता हो, सरफेस कॉमन दिखता हो, तो वैसे प्रश्न को रूल 1 या रूल 2 से बनाते हैं, रूल 1 या रूल 2 से बनाते हैं। ठीक है, यानी कोई भी सरफेस कॉमन दिखता हो तो वैसे प्रश्न को हम क्या बनाते हैं, रूल 1 या रूल 2 से बनाते हैं। अगला नोट लिखिएगा, नोट 2 में लिखिएगा बाबू, आउट ऑफ 3 और 4 डाइस, आउट ऑफ 3 और मोर डाइस, आउट ऑफ 3 और मोर डाइस given in the question, given in the question, given in the question, only 2 such dice are selected, only 2 such dice are selected which follow rule 1 or rule 2, which follow rule 1 और rule 2। हिंदी में लिख लीजिएगा, प्रश्न में दिए गए 3 या 4 पासों में से, प्रश्न में दिए गए 3 या 4 पासों में से, प्रश्न में दिए गए 3 या 4 पासों में से केवल ऐसे 2 पासे चुने जाते हैं, केवल ऐसे 2 पासे चुने जाते हैं जो रूल 1 या रूल 2 का पालन करता हो, जो रूल 1 या रूल 2 का पालन करता हो। चलिए अगला नोट लिखिएगा बाबू, अगला नोट लिखिएगा, तो अगला रूल लिखिएगा रूल 3, मतलब सॉरी रूल 3 करें, नोट 3। देखिए यहाँ पर बस हमने अभी तक नोट में सीखा क्या, अभी तक सीखा मैंने कि यदि 2 या 2 से अधिक डाइस में कॉमन सरफेस दिखता हो तो उसको रूल 1 या रूल 2 से बनाते हैं।
उसके बाद मैंने देखा कि रूल्स 3 या 3 से अधिक या 2 या 2 से अधिक कह सकते हैं। पासा अगर दिया हो तो उसमें केवल 2 पासा का चयन करते हैं। केवल रूल्स बनाने के लिए केवल 2 पासा का चयन करते हैं। ठीक। अब आइए, अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रूल 1, अकॉर्डिंग टू रूल 1 यानी रूल 1 के अनुसार। जो पहले में लिखे थे रूल 1 ना, उसको काट दीजिएगा। जो पहले में लिखे थे उसको काट दीजिएगा। यहाँ लिखेगा रूल 1 अकॉर्डिंग टू रूल 1, रूल 1 के अनुसार। नोट 1 और नोट 2 ये दोनों रूल के लिए था कि कॉमन सरफेस अगर दिख रहा हो, अगर 2 या 2 से अधिक डाइस में कॉमन सरफेस दिखता हो तो उसको रूल 1 या रूल 2 से बनाते हैं। और उसके बाद रूल 1 या रूल 2 के लिए मात्र 2 डाइस का यूज करते हैं नोट 2 में। इससे पहले जो मैंने रूल 1 जो लिखवाया था, सिर्फ ये लिखवाया था, ये इसको काट करके अब लिखिएगा अकॉर्डिंग टू रूल 1 या रूल 1 लिख करके डैश दे दीजिए। लिखेगा अकॉर्डिंग टू रूल 1, लिखेगा डैश दे करके, 2 dice are select in which only one surface is visible as common according to rule 1, लिखकर डैश दीजिएगा और लिखिएगा 2 dice are select in which only one surface is visible as common, कॉमा देके लिखिएगा then taking the common surface, taking the common surface as the base, as the base, कॉमा देके लिखिएगा फिर all the elements are written, all the elements are, all the elements are right लिख दीजिएगा, right, सॉरी, right, clockwise और एंटी क्लॉकवाइज, clockwise और एंटी क्लॉकवाइज, फुल स्टॉप लिख लिखिएगा in this way, in this way the surfaces come above and below each other are called opposite surface of each other। फिर इसमें मिला लीजिएगा अकॉर्डिंग टू रूल 1 लिख के डैश दीजिएगा और मिलाइएगा 2 dice are select in which only one surface is visible as common, कॉमा देके लिखेगा then taking the common surface as the base, फिर कॉमा देके लिखेगा all the elements are right clockwise और एंटी क्लॉकवाइज, फुल स्टॉप in this way the surface come above and below each other are called opposite surfaces of each other। ठीक है, हिंदी में लिख लीजिएगा रूल 1 के अनुसार, रूल 1 के अनुसार लिख के डैश दीजिए, रूल 1 के अनुसार लिख के डैश दीजिएगा। लिखेगा वैसे दो पासा को, वैसे दो पासा को चुना जाता है, वैसे दो पासा को चुना जाता है, रूल 1 के अनुसार लिख के डैश दीजिएगा वैसे दो पासा को चुना जाता है, कॉमा, जिसमें केवल एक सतह कॉमन दिखाई देता हो, जिसमें केवल एक सतह कॉमन दिखाई देता हो, तो कॉमन सतह को आधार बनाकर, तो कॉमन सतह को आधार बनाकर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में या घड़ी के विपरीत दिशा में सभी तत्व को लिखते हैं, सभी एलिमेंट को लिखते हैं। इस प्रकार एक दूसरे के ऊपर और नीचे आने वाला तत्व, इस प्रकार एक दूसरे के ऊपर और नीचे आने वाला तत्व एक दूसरे का अपोजिट तत्व कहलाता है, एक दूसरे का अपोजिट तत्व कहलाता है या अपोजिट एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, तो देखिए बाबू, ये तो मैंने नोट लिखवाया, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा तभी आपको नोट समझ में आएगा कि क्या करना है। तो सबसे पहला नोट में आपको लिखाया था क्या कि यदि 2 या 2 से अधिक पासा दिया हो, कोई भी सरफेस कॉमन दिखता हो, तो वैसे डाइस के प्रश्न को हम रूल 1 या रूल 2 से बनाते हैं। दूसरा नोट में लिखाया था कि रूल 1 या रूल 2 से बनाने के लिए मात्र 2 पासा की आवश्यकता पड़ती है।
और रूल 1 के अनुसार मैंने क्या बताया था कि वैसे दो पासा का यूज कीजिएगा जिसका केवल एक सतह दोनों में कॉमन दिखता हो। तो कॉमन सतह को आधार बनाकर या तो घड़ी की दिशा में या तो घड़ी की विपरीत दिशा में तत्व को लिखते हैं, एलिमेंट को लिखते हैं, और एक दूसरे के ऊपर नीचे आने वाला तत्व एक दूसरे का अपोजिट तत्व कहलाता है। ठीक है, ठीक है, चलिए अब समझिए बाबू, यहाँ पर रूल 1 के अकॉर्डिंग हम सारे एग्जाम्पल को समझते हैं। मान लीजिए ये मेन डाइस है। मेन डाइस का मतलब क्या हो गया, मतलब इसी को हम अलग अलग तरीके से थ्रो करके दिखाएंगे। ये है डाइस जिसको हम कई बार, 2 बार या 3 बार या 4 बार फेंक करके, है ना, उसके अलग अलग पोजीशंस को दिखाएंगे। इस डाइस को मैंने पहला बार थ्रो किया, याद रखिएगा। मान लीजिए कि इस डाइस पर सपोज मान के चलिए डिजिट है 1 to 6, 1 2 3 4 5 6। इस डाइस पर क्या है, इस डाइस के सभी सतह पर 1 2 3 4 5 6 है, मतलब ऑल सरफेसेज आर मार्क्ड विद 1 2 3 4 5 एंड 6। इसके सभी सतह पर क्या है, 1 से लेकर 6 तक अंक मौजूद है। हम यहाँ पर लिखे नहीं है, मैं साइड में लिख दिया हूँ ताकि मैं और भी एलिमेंट को यहाँ पर शामिल करके आपको बता सकूं। अब मैंने डाइस को 2 बार थ्रो किया। एक आपको, मैंने इस डाइस को पहला बार थ्रो किया तो पहला पोजीशन में ये दिख रहा है 2, ये दिख रहा है 3, और ये दिख रहा है मान लीजिए 1। इसी डाइस को मैंने फिर से थ्रो किया, इसी डाइस को मैंने फिर से थ्रो किया, तो ये है उसका दूसरा पोजीशन जिसमें दिख रहा है मान लीजिए 3 6 और 5। ठीक है, तो यहाँ पर इस डाइस को मैंने 2 बार थ्रो किया तो ये अलग अलग पोजीशन में दिखा, तो हम कह सकते हैं टू पोजीशंस ऑफ अ सेम डाइस। टू पोजीशंस ऑफ अ सेम डाइस, यानी एक ही पासा का ये दो अलग अलग प्रारूप है, यानी दो प्रारूप है या दो पोजीशन है। अब यहाँ पर अब हमको देखना है कि कॉमन सरफेस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। कॉमन सरफेस दिखेगा तभी रूल का यूज करेंगे। पहला नोट के अनुसार हमने क्या बोला था कि कॉमन सरफेस दिखेगा तभी रूल का यूज करेंगे। अब ये दोनों में देखिए, क्या 2 इसमें दिख रहा है, नहीं। क्या 1 दिख रहा है, नहीं। 3 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो केवल एक सतह दोनों में दिख रहा है, केवल एक सतह दोनों में दिख रहा है। तो कॉमन सतह दिख रहा है ना, बस कॉमन सतह दिख रहा है, तो हम या तो रूल 1 या रूल 2 का यूज करेंगे। हमने पहले बताया था कि यदि यदि प्रश्न में एक ही पासा का दो या दो से अधिक प्रारूप दिया हो और कोई भी सतह कॉमन दिखता हो तो उसको हम रूल से बनाते हैं, या तो रूल 1 से बनाएंगे या रूल 2 से बनाएंगे। और रूल से बनाने के लिए मात्र 2 डाइस की आवश्यकता पड़ती है। तो फिलहाल यहाँ पर 2 ही डाइस दिए हैं, तो इसमें हमको ज़्यादा की सोचने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर रूल 1 के अनुसार हमने क्या पढ़ाया था, तो रूल 1 के अनुसार मैंने पढ़ाया था कि वैसा 2 डाइस जिसका केवल एक सतह दोनों में कॉमन दिखता हो, वैसा 2 डाइस जिसका केवल एक सतह दोनों में कॉमन दिखता हो, तो उसे हम, देखिए रूल 1 के अनुसार बता रहा हूँ। रूल 1 क्या कहता है कि वैसे 2 डाइस का चयन करना जिसका केवल एक सतह दोनों में कॉमन दिखता हो। अब बताइए ये दोनों डाइस में कितना सतह कॉमन दिख रहा है? क्या यहाँ 2 दिख रहा है? क्या 1 दिख रहा है? 3 दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। कॉमन सतह दिख रहा है तो रूल 1 या रूल 2 से बनाते हैं, लेकिन रूल 1 के अकॉर्डिंग वैसे 2 डाइस का चयन करेंगे जिसका केवल एक सतह दोनों में कॉमन दिख रहा है। तो ये बताइए दोनों में कितना सतह कॉमन दिख रहा है? मात्र एक सतह कॉमन दिख रहा है, वो कौन दिख रहा है? 3। यानी कि इसको हम रूल 1 से बनाएंगे, रूल 2 से बनाएंगे। तो फिलहाल हम रूल 1 के बारे में बताएंगे। तो रूल 1 के अनुसार वैसा 2 डाइस जिसका केवल एक सतह दोनों में कॉमन दिखता हो, तो ये दोनों में केवल एक सतह कॉमन दिख रहा है, इसका मतलब इस पे रूल 1 लगेगा। कौन सा रूल लगेगा? रूल 1 लगेगा। रूल 1 के अनुसार क्या था?
वैसा दो डाइस जिसका केवल एक सतह दोनों में कॉमन दिखता हो। तो ये दोनों डाइस में कितना सतह कॉमन दिख रहा है? 3, 3, मात्र एक ही सतह कॉमन दिख रहा है और कोई कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए होने के लिए तो सब है, 1 से लेकर 6 तक दोनों में है, लेकिन दिख रहा है कॉमन कितना? तो दिख रहा है मात्र 3, 3 बस, यानी एक ही सतह दोनों में कॉमन दिख रहा है। अगर केवल केवल एक सतह कॉमन दिख रहा है तो उसको रूल 1 से बनाइएगा। अब उसके बाद क्या बताया था कि वैसा दो डाइस जिसका केवल एक सतह कॉमन हो तो उसको रूल 1 से बनाएगा। रूल 1 के अकॉर्डिंग क्या था? कॉमन सतह को आधार बना लीजिएगा। क्या बना लीजिएगा? बेस बना लीजिएगा। तो कॉमन सतह इस दोनों में क्या है जिसको हम बेस बनाएंगे? तो 3 है। तो हम समझ गए कि ये रूल 1 लगेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दोनों डाइस में कौन सतह कॉमन है जिसको हम आधार बनाएंगे। तो हमने देखा ये दोनों डाइस में मात्र 3 ही कॉमन है, मतलब सिर्फ एक सतह जो कॉमन है वो 3 है। तो इस कॉमन सतह को मैंने आधार बना लिया, यानी बेस बना लिया। आपको नोट लिखाया था ना, मैंने नोट में क्या बताया था कि रूल 1 के अनुसार वैसे दो पासा का चयन करते हैं जिसका केवल एक सतह दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पर कितना सतह कॉमन है? मात्र एक सतह कॉमन है। तो कॉमन सतह को आधार बनाकर, यानी बेस, यानी ये बेस बना लीजिएगा। मतलब इसी से आपको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज एलिमेंट को लिखना है। तो कॉमन सतह को आधार बनाकर, कॉमन सतह को आधार बनाकर तत्व को क्या करना है? या तो घड़ी की दिशा में या तो घड़ी के विपरीत दिशा में लिखना है। तो घड़ी की दिशा आप जानते हैं ना, घड़ी की दिशा को मतलब घड़ी की दिशा किसे कहते हैं? जब कोई सुई, जब कोई नीडल या हैंड 12 पर है, सपोज मान लीजिए 12 पर है, तो 12 के बाद वो अगर 1 पर आता है, 1 के बाद वो 2 पर आता है, तो इस तरह के रोटेशन को हम कहते हैं क्लॉकवाइज। इस तरह के घूर्णन को हम कहते हैं क्या? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब कोई सुई अगर किसी भी अंक से आगे की ओर बढ़ रहा है, यानी 12 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर 1, 2, 3, 4, यानी कि इस दिशा में अगर घूम रहा है तो इसे कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब घड़ी की दिशा। यानी हमारी जो सुई घूमती है तो उसको हम क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो घड़ी की विपरीत दिशा क्या हो गया? तो घड़ी के विपरीत दिशा हो गया बाबू कि जिस दिशा में सुई घूमती है उसके विपरीत घूम जाना। जैसे मान लीजिए 12 है, 12 पर सुई सुई है। अब ये 12 से, ये जो मिनट का सुई है मान चलिए, तो ये मिनट का सुई 12 से 1 पर ना जा करके 12 से 11 पर आ गया, यानी पीछे की ओर आ गया। फिर 11 से फिर पीछे आ गया 10, यानी कि ये घड़ी की दिशा में नहीं घूम रही है, क्लॉकवाइज नहीं घूम रही है, उसके अपोजिट घूम रही है। तो इसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या कहते हैं? तो एंटी क्लॉकवाइज, चलो इसको क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब समझ आ गया? क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब हो गया कि घड़ी का सुई जिस दिशा में घूमती है उस दिशा को हम कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि घड़ी की दिशा। लेकिन उसके विपरीत घूमेगी तो उसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो 12 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, अगर ऐसे घूम रही है तो ये क्लॉकवाइज। लेकिन अगर 12 के पहले 11, 11 से पहले 10, अगर ऐसे घूम रही है तो एंटी क्लॉकवाइज। तो बताओ बाबू, दोनों में बेस हमने क्या बताया था? तो ये दोनों में हमने बेस बताया था किसको? 3 को। तो हमने नोट में लिखाया था कि कॉमन सतह को आधार बनाकर सभी एलिमेंट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लिखना है। तो कॉमन सतह तो यही है। तो कॉमन सतह की क्लॉकवाइज में कौन है बाबू? 1 आया, तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए। 1 के क्लॉकवाइज में कौन आया बाबू? 3 आया, तो 3 आया, 2 आया, 2 लिख दीजिए। तो सर कॉमन सतह से मैंने क्लॉकवाइज देखा, तो कॉमन सतह से क्लॉकवाइज में पहले 1 आया, 1 के क्लॉकवाइज में कौन आया? 2 आया, लिख दिया। जिस जिस डायरेक्शन में इसको आप लिखे हैं, सारे एलिमेंट को जिस डायरेक्शन में लिखे हैं उसी डायरेक्शन में लिखेगा। तो यहाँ कॉमन सतह से आपने क्लॉकवाइज सारे एलिमेंट को लिखा, तो यहाँ भी कॉमन सतह से क्लॉकवाइज ही आपको सारे एलिमेंट को लिखना होगा। तो यहाँ पर कॉमन सतह कौन है? 3 है, 3 है। तो कैसे लिखे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ भी क्या करना है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो 3 के क्लॉकवाइज में कौन आएगा? 6, तो 6 लिख दीजिए। 6 के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन आएगा? 5, तो 5 लिख दीजिए।
तो रूल 1 के अकॉर्डिंग याद रखें बाबू कि वैसा दो डाई जिसका केवल एक सतह दोनों में कॉमन हो, तो कॉमन सतह को आधार बनाकर या तो दोनों में घड़ी की दिशा में सारे तत्व को लिखना है, या तो दोनों में घड़ी के विपरीत दिशा में तत्व को लिखना है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, हमने यहाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी घड़ी की दिशा में सारे तत्व को लिखा कॉमन सतह से। तो कॉमन सतह से क्लॉकवाइज में पहले 1 आया, फिर उसके बाद 2 आया, लिख दिया। कॉमन सतह से जैसे घूमे क्लॉकवाइज तो यहाँ भी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। तो कॉमन सतह से क्लॉकवाइज में 6 आया और 6 के बाद 5 आया क्लॉकवाइज, तो 3 6 5। उसके बाद मैंने क्या बताया था, एक दूसरे के ऊपर आने वाला एलिमेंट, एक दूसरे के ऊपर और नीचे आने वाला एलिमेंट यानी तत्व एक दूसरे का अपोजिट कहलाता है। तो बताइए 2 के नीचे कौन, 5, 5 के ऊपर कौन, 2। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे आया तो एक दूसरे का क्या कहलाएगा, अपोजिट यानी विपरीत कहलाएगा। तो यहाँ पर 2 का विपरीत 5 हो गया, 5 का विपरीत 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 1 के विपरीत कौन हो गया, 6, और 6 के विपरीत 1, क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे है। अब क्या ये 3 3 का अपोजिट है, नहीं, कॉमन सतह कभी एक दूसरे का विपरीत नहीं होता। तो यहाँ पर 3 का विपरीत वैसा कोई एलिमेंट होगा, ऐसा कोई तत्व होगा बाबू जो आपको दिखाई नहीं दिया है। तो बताइए 1 से लेकर 6 तक में ऐसा कौन सा अंक है ये दोनों में जो दिखाई अभी तक नहीं दिया है। तो आप कहोगे सर इस दोनों में 1 से लेकर 6 तक में 4 नहीं दिखाई दिया, यानी कि कॉमन सतह का विपरीत वो सतह होगा जो दोनों में दिखाई नहीं दिया था। तो कौन नहीं दिखाई दिया था, 4। तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। रूल 1 समझ में आया। रूल 1 में मैंने क्या लिखाया था, अकॉर्डिंग टू रूल 1 यानी रूल 1 के अनुसार वैसा दो पासा जिसका केवल एक सतह दोनों में कॉमन हो। अब ये देखिए कॉमन कहीं भी हो सकता है, इससे मतलब नहीं है। तो दोनों में एक सतह कॉमन दिखता हो तो कॉमन सतह को आधार बनाकर देखिए मैंने आधार बना दिया, आधार बनाकर सभी तत्व को घड़ी की दिशा में या सभी तत्व को घड़ी के विपरीत दिशा में लिखना है। और इस प्रकार एक दूसरे के ऊपर नीचे आने वाला तत्व यानी एलिमेंट एक दूसरे का विपरीत कहलाता है। तो यहाँ पर मैंने देखा कॉमन सतह 3 था, तो 3 के घड़ी की दिशा में 1 और 1 के बाद 2 आया, लिख दिया। घड़ी की दिशा में घूमा तो यहाँ भी घड़ी की दिशा में, तो 3 के घड़ी की दिशा में 6, 6 के बाद 5 आया, तो 3 6 5 लिख दिया। एक दूसरे के ऊपर नीचे आया तो एक दूसरे का विपरीत, यानी 2 के नीचे 5, 5 के ऊपर 2 तो एक दूसरे का विपरीत है। 1 के नीचे 6, 6 के ऊपर 1 एक दूसरे का विपरीत है। 3 का अपोजिट 3 नहीं होगा क्योंकि ये दोनों कॉमन है। तो कॉमन सतह का अपोजिट वही सतह होगा बाबू जो आपको अभी तक दिखाई नहीं दिया। तो बताइए 1 से लेकर 6 तक कौन नहीं दिखाई दिया। तो या तो बाबू इंस्ट्रक्शन में यानी निर्देश में जो भी दिखाया होगा कितने तत्व मौजूद है तो उसमें से चुन लीजिएगा। अगर नहीं बताया होगा बाबू तो ऑप्शन से पता चलेगा कि 3 का अपोजिट क्या होगा। ऑप्शन में देखिएगा ऐसा कौन सा एलिमेंट था जो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, तो बस वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कॉमन सतह का अपोजिट जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है वही होगा, ठीक है। अब कोई कहेगा सर हम क्लॉकवाइज मूव किए, सर अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करते तो कैसा होता। तो बाबू क्लॉकवाइज मूव करो चाहे एंटी क्लॉकवाइज मूव करो, कोई इसमें आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, यानी कोई आंसर में अंतर नहीं आने वाली है। जैसे मान लीजिए बाबू सपोज आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करना चाहते हैं, क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में घूमना चाहते हैं। अब ये सबसे पहले ये बताइए दोनों में कितना सतह कॉमन दिख रहा है। दोनों में एक सतह कॉमन दिख रहा है मात्र 3। तो केवल एक सतह दोनों में कॉमन दिखे तो उसको रूल 1 से बनाइएगा। क्या बनाएगा, रूल 1 से। तो रूल 1 के अकॉर्डिंग वैसा दो पासा जिसका केवल एक सतह दोनों में कॉमन हो, तो यहाँ कॉमन क्या है 3। तो कॉमन सतह को आधार बनाकर, तो केवल एक सतह कॉमन है 3, तो वो कॉमन सतह क्या करना है, आधार बना लेना है। आधार बनाकर या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सभी तत्व को लिखना है। तो अगर मैंने ये कॉमन ये दोनों में देखा 3 है, तो कॉमन से मैं क्या करा, एंटी क्लॉकवाइज सारे तत्व को लिखना शुरू किया। तो 3 के एंटी क्लॉकवाइज में कौन है बाबू, हम जानते हैं घड़ी का सुई घूमता है इस तरह से, लेकिन घड़ी के विपरीत दिशा घूमता है ऐसे, है ना। तो बताइए कॉमन सतह से घड़ी के विपरीत दिशा में
पहला तत्व कौन आया? 2, तो मैंने 2 लिख दिया। अब बताइए बाबू, 2 के घड़ी के विपरीत दिशा में कौन आया? 1, 1 लिख दिया। तो जैसे कॉमन सतह से आपने सारे तत्व को लिखा एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें भी आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा कॉमन से। तो कॉमन सतह कौन था? 3। कैसे घुमा? एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज घूमी है। तो 3 के एंटी क्लॉकवाइज में कौन? 5, तो 5 लिख दीजिए। अब 5 के एंटी क्लॉकवाइज में कौन? 6, 6 लिख दीजिए। अब उसके बाद एक दूसरे के ऊपर नीचे आने वाला एलिमेंट क्या होता है? एक दूसरे का विपरीत कहलाता है। यानी 1 का अपोजिट 6, 6 का अपोजिट 1, 2 का अपोजिट 5, 5 का अपोजिट 2। अब 3, 3 का अपोजिट नहीं होगा। तो रूल 1 में अगर पूछेगा कॉमन सतह का विपरीत है, तो वैसा सतह जो दोनों में दिखाई अभी तक नहीं दिया है। तो बताइए 1 से लेकर 6 तक में क्या नहीं दिखाई दिया? तो कहे सर 1 से लेकर 6 तक में 4 अभी तक दिखाई नहीं दिया है। तो रूल 1 में कॉमन सतह का विपरीत वो सतह होगा जो दिखाई दोनों में अभी तक नहीं दिया, यानी कि 4। या तो इंस्ट्रक्शन से पता चलेगा या तो ऑप्शन से पता चलेगा किसका अपोजिट क्या होगा। तो समझ में आ गया कि वैसा दो पासा जिसका केवल एक सतह दोनों में कॉमन हो, तो कॉमन सतह को आधार बनाकर या तो घड़ी की दिशा में मूव कीजिए या तो घड़ी के विपरीत दिशा में मूव कीजिए, यानी सारे एलिमेंट को लिखिए। और उसके बाद एक दूसरे के ऊपर नीचे आने वाला तत्व एक दूसरे का विपरीत कहलाता है। तो मैंने कॉमन सतह से घड़ी की दिशा में तत्व को लिखा, सारे तत्व को लिखा। तो 3 के घड़ी की दिशा में 1, 1 के घड़ी की दिशा में 2, 3, 1, 2। इसमें भी घड़ी की दिशा में घूमेंगे, घड़ी की दिशा, तो यहाँ भी घड़ी की दिशा। तो 3, 6, 5 एक दूसरे के ऊपर नीचे, एक दूसरे का विपरीत। लेकिन कॉमन सतह कभी एक दूसरे का विपरीत नहीं होता। तो कॉमन सतह का विपरीत वो होगा जो अभी तक दिखाई नहीं दिया, इसमें दिखाई नहीं दिया। अगर हम कॉमन सतह से घड़ी के विपरीत दिशा में घूमते हैं यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो 3 के एंटी क्लॉकवाइज में 2, 2 के एंटी क्लॉकवाइज में 1 लिख दिया। घड़ी के विपरीत घूमे तो यहाँ भी घड़ी के विपरीत घूमना पड़ेगा। तो 3 के एंटी क्लॉकवाइज 5, 5 के एंटी क्लॉकवाइज 6, यानी 3, 5, 6। एक दूसरे के ऊपर नीचे आने वाला एक दूसरे का विपरीत, यानी 1 का 6, 6 का 1, 2 का 5, 5 का 2, 3, 3 का अपोजिट नहीं होगा। तो रूल 1 में हमेशा याद रखेगा कॉमन सतह का अपोजिट वो सतह होगा जो अभी तक दिखाई नहीं दिया है दोनों में। तो कौन ने दिखाई दिया? 4। अब देखिए दोनों मिलाइए, यहाँ भी 1 का अपोजिट 6 है, यहाँ भी 1 का अपोजिट 6 है, यहाँ भी 2 का अपोजिट 5 है, यहाँ भी 2 का अपोजिट 5 है, यहाँ 3 का अपोजिट 4, वहाँ भी 3 का अपोजिट 4। आंसर में कोई अंतर आया? अब बाबू यहाँ पर एक चीज दिमाग में सेट कर लीजिए, चाहे यहाँ पर डिजिट दिया हो, चाहे यहाँ पर नंबर को इंडिकेट करने वाला पॉइंट दिया हो, चाहे 1 को 1 लिख दिया, 2 को 2 पॉइंट लिख दिया, 3 को 3 पॉइंट लिख दिया, 4 को 4 पॉइंट लिख दिया, 5 को 5 पॉइंट मतलब 5 बिंदु लिख दिया, और 6 को 6 पॉइंट मतलब 6 बिंदु लिख दिया। कुछ भी लिख दे कोई दिक्कत नहीं है। चाहे यहाँ पर ए बी सी डी लिख दे, चाहे इस पर ए बी सी डी ई और एफ लिख दे, चाहे यहाँ पर रेड, येलो, ब्लैक, ग्रीन, ग्रीन, पिंक, व्हाइट, कुछ भी लिख दे। मतलब कहने का अर्थ हो गया बाबू कि डाइस के सरफेस पर या तो अंक हो, या तो बिंदु हो, या तो लेटर हो, या तो वर्ड हो, या सिंबल हो, डॉलर, एट द रेट, कॉपीराइट, ट्रायंगल, परसेंटेज, है ना। उसके बाद मान लीजिए हैशटैग। तो डाइस के सरफेस पर कोई भी एलिमेंट दिया हो, चाहे डिजिट दिया हो, चाहे बिंदु दिया हो, चाहे लेटर दिया हो, चाहे वर्ड दिया हो, चाहे सिंबल दिया हो, अगर एक सतह कॉमन तो रूल 1 को फॉलो करेंगे। एक सतह कॉमन तो रूल 1 को फॉलो करेंगे, ये दिमाग में सेट कर लीजिए। हम कभी भी आपको हर एक तरह के क्वेश्चन पे हर एक तरह का कंसेप्ट नहीं देना चाहते, बस इतना कहना चाहते हैं कि अगर दो डाइस में कोई भी एक एलिमेंट कॉमन हो, चाहे वो एलिमेंट लेटर हो, चाहे वो डिजिट हो, चाहे वो पॉइंट हो, चाहे सिंबल हो, चाहे वर्ड हो, कोई भी एलिमेंट अगर एक कॉमन हो तो उसको रूल 1 से बनाइएगा। और रूल 1 के अकॉर्डिंग कॉमन सतह को आधार बनाकर या तो घड़ी की दिशा में सारे एलिमेंट को लिखेगा या घड़ी के विपरीत दिशा में सारे एलिमेंट को लिखेगा, और एक दूसरे के ऊपर नीचे आने वाला एक दूसरे का विपरीत कराता है।
मैं आपको इसलिए इतना समझाया कि आप अगर एक सीख गए ना, तो इस पे जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब बना लीजिएगा, और उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। तो पहले इसको उतार लीजिए, तो हम बात करते हैं। चलिए, यहां तक समझ में आ गया। तो रूल वन का बाबू ये कंसेप्ट था, बस इतना दिमाग में सेट कर लेना है कि अगर दो या दो से अधिक पासा दिया हो और कोई भी सतह कॉमन विजिबल हो, यानी कॉमन दिखता हो, तो उसको हम स्टैंडर्ड जनरल पे नहीं बल्कि रूल वन या रूल टू से बनाते हैं। और रूल से बनाने के लिए मात्र दो डाइस की आवश्यकता पड़ती है, चाहे हमारे सामने 50 डाइस हो, उससे मतलब नहीं है, दो डाइस की। लेकिन वैसे दो डाइस का चयन करना जो रूल को फॉलो करता हो। तो रूल वन के अकॉर्डिंग हम वैसे दो डाइस का चयन करेंगे जिसका केवल एक सतह दोनों में कॉमन दिखता हो। तो कॉमन सतह को आधार बनाकर सारे एलिमेंट को या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या तो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में लिखते हैं। क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज लिखते हैं। और एक इस प्रकार एक दूसरे के ऊपर नीचे आने वाला एलिमेंट यानी तत्व एक दूसरे का विपरीत तत्व कहलाता है। अब चलिए मैं दो तीन एग्जाम्पल बताता हूँ, उसके बाद मैं कुछ बनाने के लिए आपको दूंगा। जैसे देखिए, सपोज यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ दिया आपसे कि बताइए ए का अपोजिट कौन सा लेटर होगा, विच लेटर इज अपोजिट ऑफ ए, है ना। यहाँ पर ए का अपोजिट पूछ रहा है, तो प्रश्न में पूछ दिया है, दे दिया है दो डाइस। तो याद रखिएगा, टू पोजीशंस ऑफ अ सेम डाइस आर गिवन बिलो, देन विच लेटर इज अपोजिट ऑफ ए। एक ही पासा का दो प्रारूप नीचे दिखाया गया है, तो बताइए ए का विपरीत कौन सा एलिमेंट होगा, कौन सा लेटर होगा। तो याद रखिए बाबू, इंस्ट्रक्शन में वो या तो बताया रहेगा कि ए बी सी डी ई एंड एफ मौजूद है, और नहीं बताया रहेगा तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आपको देख करके समझ लेना है। तो मान लीजिए यहाँ पर दे दिया है ए, यहाँ दे दिया बी, यहाँ दे दिया सी, ठीक है। मान लीजिए यहाँ दे दिया बी, और उसके बाद यहाँ दे दिया मान लीजिए डी, और उसके बाद मान लीजिए दे दिया है आपका ई, एफ, ई दे दिया, चलिए ई दे दिया, ठीक। तो यहाँ पर बाबू समझिएगा, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ भले, उसके बाद मैं प्रीवियस क्वेश्चन दूंगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है, दे रहा है इंस्ट्रक्शन में कि एक ही पासा का दो प्रारूप दिया है, टू पोजीशंस ऑफ अ सेम डाइस आर गिवन, तो ए का विपरीत कौन सा एलिमेंट होगा, देन विच लेटर इज अपोजिट ऑफ ए। यानी एक ही पासा का दो प्रारूप दिया है, तो ए का विपरीत कौन सा तत्व होगा। टू पोजीशंस ऑफ अ सेम डाइस आर गिवन बिलो, देन विच लेटर इज अपोजिट ऑफ ए। तो यहाँ पर हम ऑप्शन देते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है बाबू, मान के चलिए एक अपोजिट पूछ रहा है, तो यहाँ पर मान लीजिए ऑप्शन दिया बी सी, बी सी, उसके बाद मान चलिए दे दिया है डी, और उसके बाद मान चलिए दे दिया है एफ, ठीक है। आइए, चलिए सॉरी ई दे देते हैं, ई। तो बताइए इस पासा में ए का विपरीत कौन सा तत्व होगा। तो सबसे पहले ये बताइए बाबू, ये दोनों पासा क्या है, एक ही पासा का प्रारूप है, मतलब टू पोजीशंस ऑफ अ सेम डाइस, मतलब एक ही पासा को दो बार फेंका गया है, तो इस तरह दिख रहा है। तो यहाँ पर बाबू बताइएगा कि दोनों पासा में कोई सरफेस कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देखिए तो क्या ए इसमें दिख रहा है कॉमन, नहीं दिख रहा है। क्या सी इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। क्या बी दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो कितना सतह कॉमन दिख रहा है, मात्र एक सतह कॉमन दिख रहा है। तो बताइए मात्र किसी भी दो डाइस में केवल एक सतह कॉमन दिखे तो कौन सा रूल। तो रूल वन बताया अभी।
तो किसी भी दो डाइस में केवल एक सतह कॉमन दिखे सर, तो वैसे प्रश्न को हम रूल 1 से बनाते हैं। किस रूल से बनाते हैं? रूल 1 से बनाते हैं। रूल 1 के अकॉर्डिंग कॉमन सतह को आधार बना लेना है। क्या बना लेना है बाबू? आधार। तो कॉमन सतह दोनों में क्या है? मात्र बी है। तो बी को मैंने क्या किया? आधार यानी बेस बना लिया। अब कॉमन सतह से हम क्या करेंगे? सारे एलिमेंट को क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे। वो आप पे डिपेंड करता है, हम पे डिपेंड करता है कि हम क्लॉकवाइज से लिखना चाहते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज लिखना चाहते हैं। वो आपके इच्छा अनुसार डिपेंड करता है। आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा, इतना याद रखिएगा। तो क्लॉकवाइज थोड़ा आसान पड़ता है तो हम क्लॉकवाइज ही चलते हैं। तो चलिए, कॉमन सतह तो बी है, तो बी के क्लॉकवाइज में सारे एलिमेंट को लिखते हैं। तो बी के क्लॉकवाइज में कौन आएगा? सी। सी के क्लॉकवाइज में ए, यानी बी सी ए। तो हमने क्लॉकवाइज मूव किया, तो बी के क्लॉकवाइज में सी, सी के क्लॉकवाइज में ए आया। अब यहां पर देखिए, कॉमन सतह क्या था? बी था। कैसे घूमे थे? क्लॉकवाइज। तो यहाँ भी आप क्लॉकवाइज देखेंगे। तो कॉमन सतह यानी बी, तो कॉमन सतह क्लॉकवाइज में कौन आया? डी। डी के क्लॉकवाइज में कौन आया? ई। तो यहाँ क्लॉकवाइज घूमे, तो यहाँ भी क्लॉकवाइज घूमेंगे कॉमन सतह से। तो कॉमन सतह से क्लॉकवाइज में आया सी, सी के क्लॉकवाइज में ए, मैंने लिख दिया। अब कॉमन सतह से क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो बी के क्लॉकवाइज में डी आया, डी के क्लॉकवाइज में ई आया, यानी कि बी डी ई। अब बताइए, इस प्रकार लिखने पर एक दूसरे के ऊपर नीचे आने वाला सतह एक दूसरे का क्या कहलाता है? विपरीत कहलाता है। तो बताइए, एक किसका पूछा था? ए का। तो ए के नीचे कौन आया? तो ए के नीचे ई आया, यानी ए का विपरीत कौन होगा? तो ए का विपरीत ई होगा आपका आंसर। अगर इसी में पूछता सी का विपरीत, तो सी का डी हो जाता, डी का सी हो जाता। लेकिन अगर बी का पूछता हो, तो बी का अपोजिट क्या होता बताइए? अगर यहाँ पर बी का अपोजिट पूछता तो यहाँ बाबू हमको देखना पड़ता ऑप्शन में कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो यहाँ दिखाई नहीं दिया। तो उसको हम ऑप्शन से चुन लेते कि क्या होता, मतलब न्यू लेटर, वैसा लेटर जो यहाँ दिखाई नहीं दिया। अगर मान कर चलिए इस डाइस के सभी सतह पर अगर ए बी सी डी ई और एफ रहता, तो अब हमको पता चल जाता कि कौन नहीं दिखाई दिया। कौन नहीं दिखाई दिया? एफ। तो या तो इंस्ट्रक्शन से पता लगा लीजिए कि कौन कौन लेटर था जो हमको दिखाई नहीं दिया, या तो यहाँ पर ऑप्शन से चुन लीजिएगा कि कौन ऐसा लेटर है जो यहाँ पर दिखाई नहीं दिया, वही बी का आंसर होगा। तो याद रखिएगा, रूल नंबर वन में अगर कॉमन सतह का अपोजिट सतह पूछे, तो वैसा सतह आंसर होगा जो दोनों में दिखाई नहीं दिया। यानी बी का पूछता तो वैसा सतह जो दोनों में दिखाई नहीं दिया, तो कौन नहीं दिखाई दिया? एफ। तो बी का अपोजिट एफ हो जाता। लेकिन इस प्रश्न में हमसे पूछा क्या? ए का अपोजिट। तो ए का अपोजिट क्या हो गया बाबू? ई हो गया। तो चलिए इसको उतार लीजिए। चलो, अब देखिए यहाँ पर कोई स्टूडेंट को अगर ये लग रहा होगा सर क्लॉकवाइज हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करना चाहते हैं, तो घूमिए ना आप, जैसे आपको जैसे इच्छा, आप या तो क्लॉकवाइज मूव सारे एलिमेंट को लिखिए, चाहे एंटी क्लॉकवाइज लिखिए, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है। अब बाबू हम इसको ट्रिक से कैसे बनाते हैं, ट्रिक भी समझिए। तो देखो, रूल नंबर वन को हम बोलते हैं 4G ट्रिक। रूल नंबर 1 को हम बोलते हैं 4G ट्रिक। कौन सा ट्रिक? 4G ट्रिक। रूल नंबर 1 को हम बोलते हैं 4G ट्रिक। अब 4G ट्रिक हम कैसे अप्लाई करेंगे? देखो, ट्रिक का मतलब होता है कि क्वेश्चन को बहुत कम समय में सॉल्व कर देना। ट्रिक का मतलब ही होता है स्पीड, गति, यानी कि उसको हम बहुत जल्दी कैसे हम सॉल्व करते हैं, बस वही होता है आपका ट्रिक। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बाबू, समझिएगा ट्रिक का कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन याद रखिएगा, 4G ट्रिक तभी लगेगा जब रूल नंबर 1 फॉलो हो रहा हो। रूल नंबर 1 मतलब 4G ट्रिक, रूल नंबर 1 मतलब 4G ट्रिक, ये दिमाग में सेट कर लीजिए। अब 4G ट्रिक कैसे अप्लाई करना है वो देखिए। देखिए बाबू, दोनों पहले देखिए पूछ किसका रहा है।
तो इतना आप जानते हैं कि ये दोनों डाइस जो है वो एक ही डाइस का इमेज है, यानी कह सकते हैं टू पोजीशंस ऑफ अ सेम डाइस आर गिवन बिलो, यानी एक ही पासा का नीचे दो प्रारूप दिखाया गया है। ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही पासा का दो पोजीशन, जैसे आप ही का आपके मोबाइल में 10 सेल्फी होता है ना, तो क्या आप 10 गो है नहीं ना, बस उसी तरह से यहाँ 10 गो नहीं है, ये एक ही डाइस का ये अलग अलग तरीके से फेंक करके दिखाया गया है। तो यहाँ पूछ किसका रहा है ये बताइए पहले। तो यहाँ पूछ रहा है ए का अपोजिट, किसका अपोजिट, ए का अपोजिट। अब दिमाग में प्लेस सेट कीजिए, किसका अपोजिट, ए का अपोजिट, किसका अपोजिट, ए का अपोजिट। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, मात्र बी, केवल एक सतह, मतलब रूल नंबर 1 याद रखिएगा, 4G रूल नंबर 1 पे ही फॉलो करता है। तो दोनों में कौन कॉमन दिख रहा है, बी। क्या दिख रहा है, बी। दिमाग में सेट कीजिए, कॉमन क्या दिख रहा है, बी। पूछा किसका, ए का, कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन क्या दिख रहा है, बी। पूछा किसका, ए का। फिर से बोलिए, फिर से बोलिएगा, कॉमन क्या दिख रहा है, बी। पूछा किसका, ए का। अब बताइए, कॉमन सतह से, कॉमन सतह से पूछा गया सतह कहाँ है, कॉमन सतह से पूछा गया सतह, जिसके बारे में पूछा था, जिसके बारे में पूछ रहा था, कॉमन सतह से पूछा गया सतह कहाँ है, एंटी क्लॉकवाइज। कॉमन सतह से पूछा गया सतह कहाँ है, एंटी क्लॉकवाइज। तो कॉमन सतह से जो भी एंटी क्लॉकवाइज में होगा वही मेरा आंसर होगा। बस यही है आपका 4G ट्रिक। दिमाग में सेट कीजिए फिर से, किसका अपोजिट पूछा, ए का। दोनों में क्या मिल रहा है कॉमन, बी। केवल एक सतह मिल रहा है ना, तो रूल नंबर 1। पूछा किसका, ए का। कॉमन कौन दिख रहा है, ए बी। तो पूछा, देखिए याद रखिएगा, कॉमन सतह से, कॉमन सतह से पूछा गया सतह कहाँ है, बोलिए ये देखिए। तो सर कॉमन है बी, पूछा है ए के बारे में, तो कॉमन सतह से पूछा गया सतह एंटी क्लॉकवाइज मौजूद है। तो कॉमन सतह से एंटी क्लॉकवाइज में जो भी मौजूद होगा सर, वही पूछा गया सतह का आंसर होगा। कॉमन सतह से पूछा गया सतह एंटी क्लॉकवाइज है, तो कॉमन सतह से एंटी क्लॉकवाइज में जो भी मिलेगा वही मेरा आंसर होगा, यानी कि ई। अगर मान के चलिए बाबू हमसे अगर पूछ देता कि डी का अपोजिट, सपोज मान लीजिए किसका अपोजिट, मान लीजिए सी का अपोजिट पूछता, किसका अपोजिट, सी का। अब हमको ये बताइए, याद रखिएगा 4G ट्रिक हमेशा रूल नंबर 1 पे फॉलो करेगा। अब ये दोनों डाइस में कितना सतह कॉमन मिल रहा है, मात्र एक सतह। कौन मिल रहा है, बी। तो केवल एक सतह कॉमन मिल रहा है, तो इसका मतलब रूल नंबर 1 फॉलो करेगा। अब बताइए बाबू, पूछा किसका अपोजिट, सी का। पूछा किसका अपोजिट, सी का। आप तो निकाल लिए आंसर, आपका आंसर तो सबका अपोजिट निकाल लिया रूल नंबर 1 से, लेकिन हम अब यहाँ ट्रिक से फॉलो कर रहे हैं। तो किसका पूछा है, सी का। कॉमन क्या दिख रहा है, केवल बी, यानी रूल नंबर 1। अब बताइए यहाँ पर कि कॉमन सतह कौन है, बी। कॉमन सतह से पूछा गया सतह मतलब सी कहाँ है, तो सर कॉमन सतह से पूछा गया सतह क्लॉकवाइज में है। कॉमन सतह से पूछा गया सतह क्लॉकवाइज में है, तो कॉमन सतह से क्लॉकवाइज में जो भी मिलेगा वो पूछा गया सतह का विपरीत होगा। पूछा किसके बारे में, सी के बारे में। कॉमन क्या दिख रहा है, बी। तो कॉमन सतह से पूछा गया सतह कहाँ है, क्लॉकवाइज। तो कॉमन सतह से जो भी क्लॉकवाइज मिलेगा वही पूछा गया सतह का विपरीत कहलाएगा। तो कॉमन सतह से क्लॉकवाइज में कौन दिख रहा है, डी, यानी सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी। और डी का अपोजिट सी। अगर इसी में अगर पूछ दे बी का अपोजिट, किसका अपोजिट, बी का। सपोज मान लीजिए बी का अपोजिट पूछ देता। अब बताइए बाबू, ये बताइएगा किसका अपोजिट पूछ दिया, बी का। ये दोनों डाइस में कितना सतह कॉमन है, मात्र एक सतह, मतलब रूल नंबर 1। रूल नंबर 1, एक सतह कॉमन मतलब रूल नंबर 1। अब बताइए किसका पूछा, बी का, मतलब जो कॉमन है उसी का अपोजिट पूछ दिया। मात्र एक सतह कॉमन है यानी रूल नंबर 1, और जो कॉमन है उसी का अपोजिट पूछ दिया। तो याद रखिएगा रूल नंबर 1 में, रूल नंबर 1 में, रूल नंबर 1 में जो कॉमन है अगर उसी का अपोजिट पूछ दे तो वैसा एलिमेंट यानी वैसा तत्व होगा जो दोनों में दिखाई नहीं दिया था। तो बताइए ये दोनों में क्या नहीं दिखाई दिया था,
तो ए से लेकर एफ तक में एफ नहीं दिखाई दिया, यानी एफ ही कॉमन सतह का विपरीत सतह कहलाएगा। तो याद रखिएगा, अगर रूल नंबर 1 फॉलो हो रहा है और कॉमन सरफेस का अपोजिट पूछ दे रहा है, तो याद रखिएगा कि वैसा सतह जो दोनों में नहीं दिखाई दिया वही कॉमन सतह का विपरीत कहलाएगा। यानी दोनों में बी कॉमन दिख रहा है, यानी रूल नंबर 1 को फॉलो हो रहा है, और बी का ही अपोजिट पूछ दिया, तो हमको देखना है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो दोनों में दिखाई नहीं दिया, वही कॉमन सतह का विपरीत होगा। यानी कि दोनों में एफ नहीं दिखाई दिया, यानी कॉमन सतह का विपरीत एफ होगा। अब यहाँ पर चाहे लेटर दे दे, चाहे वर्ड दे दे, चाहे डिजिट दे दे, चाहे सिंबल दे दे, कुछ भी दे दे, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। बस इतना याद रखना, एक सतह कॉमन रूल नंबर 1, एक सतह कॉमन रूल नंबर 1। तो इसको उतार लीजिए, तो आगे समझाता हूं। चलिए बाबू, आपको यहां तक समझ में आ गया? तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, पहले ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो आपके सामने क्वेश्चन टेलीकास्ट हो रहा है। इसमें पूछ रहा है एक के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो लिखा हुआ है, 2 पोजीशंस ऑफ अ सेम डाइस आर गिवन बिलो, विच नंबर ऑन द फेस अपोजिट टू 1। यदि एक ही पासा के दो प्रारूप नीचे दिए गए हैं, तो एक के विपरीत कौन सी संख्या होगी। सोच के बताइएगा, एक का विपरीत कौन सा होगा। चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा। देखिए बाबू, सबसे पहले ये इस प्रश्न में 2 डाइस दिया है, और ये दोनों डाइस क्या है, एक ही डाइस का पोजीशंस है, मतलब एक ही डाइस को अलग अलग तरीके से 2 बार दिखाया गया है। तो कह सकते हैं 2 पोजीशंस ऑफ अ सेम डाइस। इस पे क्या क्या दिख रहा है, तो पहला में 1 के क्लॉकवाइज में 3 दिख रहा है, 3 के क्लॉकवाइज में 6 दिख रहा है। दूसरा पोजीशन है 2 के क्लॉकवाइज में 3, और 3 के क्लॉकवाइज में क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। पूछा किसका है, 1 का अपोजिट। किसका पूछा, 1 का अपोजिट। अब सबसे पहले, चूंकि हम रूल 1 पढ़ा रहे हैं, तो रूल 1 पे ही क्वेश्चन हम दे रहे होंगे। अभी जब आपको रूल 1 और रूल 2 दोनों बता देंगे, तब आपको मिक्स करके बताऊंगा, पूछूंगा कि उसमें कैसे हम फटाफट निकालते हैं। तो फिलहाल आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो चलिए, यहाँ पर किसका पूछा, 1 का अपोजिट। अब बताइए बाबू, दोनों डाइस में कोई सतह कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो आप कहोगे सर, यहाँ पर दोनों डाइस में मात्र एक सतह कॉमन दिख रहा है, वो है 3। क्या है, 3। और अगर एक सतह 2 डाइस में कॉमन दिखे, तो वैसे प्रश्न को हम रूल 1 से बनाते हैं। किस रूल से बनाते हैं, रूल 1 से बनाते हैं। और रूल 1 का मतलब क्या हो गया बाबू, 4G ट्रिक। रूल 1 का मतलब क्या हो गया, 4G ट्रिक, 4G ट्रिक। तो सबसे पहले हम ट्रिक से बनाते हैं, तब प्रोसेस बनाते हैं। ओके, चलिए, अब बताइए बाबू, किसका अपोजिट पूछा, 1 का। किसका पूछा, 1 का। दोनों में क्या दिख रहा है, कॉमन 3। पूछा किसका, 1 का। कॉमन क्या दिख रहा है, 3। अब देखिए, कॉमन से पूछा गया सरफेस कहाँ है, तो एंटी क्लॉकवाइज। तो कॉमन से एंटी क्लॉकवाइज जो भी होगा, वही पूछा गया सतह का अपोजिट होगा। तो बताइए, कॉमन से पूछा गया सतह कहाँ है, एंटी क्लॉकवाइज। तो कॉमन से एंटी क्लॉकवाइज में कौन है, 2। तो आपका आंसर हो जाएगा 2। किस ऑप्शन में है बाबू, ऑप्शन नंबर डी में है। समझ में आया 4G ट्रिक से। तो बस इतना ध्यान देना है कि पूछा किसका है, 1 का। कॉमन क्या दिख रहा है, 3, केवल 3 ना, इन रूल नंबर 1 में ही लगाना है 4G ट्रिक, यह देखना। तो कॉमन क्या दिख रहा है, 3। पूछा किसका, 1 का। तो कॉमन से पूछा गया सतह एंटी क्लॉकवाइज, तो कॉमन से जो भी एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा, वही 1 का अपोजिट हो जाएगा। तो वो क्या मिल गया, 2। तो यानी 1 का अपोजिट 2, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी आपका आंसर होगा डी। लेकिन अगर हम प्रोसेस से बनाते हैं, क्या बनाते हैं, प्रोसेस से बनाते हैं, तो प्रोसेस से बनाते बाबू तो थोड़ा समय लग जाता, लेकिन हम सभी का अपोजिट निकाल लेते हैं। 4G ट्रिक में क्या होता है, जिसका पूछा बस उसी का निकल पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम प्रोसेस से बनाते हैं, तो चलिए, कॉमन सतह देखिए, ये
मात्र एक सतह दोनों में कॉमन है, तो रूल 1 को फॉलो करेंगे। किस रूल को? रूल 1 को फॉलो करेंगे। तो रूल 1 के अकॉर्डिंग कहता है कि वैसा दो पासा जिसका केवल एक सतह कॉमन हो, जिसका केवल एक सतह कॉमन हो, तो कॉमन सतह को आधार बना लीजिएगा। तो दोनों में क्या मिल रहा है कॉमन? केवल 3 मिल रहा है। तो कॉमन सतह को मैंने आधार बना लिया, यानी बेस बना लिया। बोले यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो कॉमन सतह को आधार बना करके सभी एलिमेंट को या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज लिख दीजिएगा। तो हम क्लॉकवाइज लिखते हैं। तो 3 के क्लॉकवाइज में कौन? 6 के क्लॉकवाइज में 1। तो 3 6 1 लिख दिए। कॉमन सतह से मैंने क्लॉकवाइज घूमा, क्लॉकवाइज एलिमेंट को लिखा, तो यहाँ भी क्लॉकवाइज में ही लिखेंगे एलिमेंट को। किससे? कॉमन सतह से। तो कॉमन सतह से क्लॉकवाइज सारे एलिमेंट को लिखा, तो कॉमन सतह से हम क्लॉकवाइज ही सारे एलिमेंट को लिखेंगे। यानी कि 3 के क्लॉकवाइज में 5, 5 के क्लॉकवाइज में 2, यानी 3 5 2। पूछा किसका था? 1 का। हमने क्या बताया था कि जब कॉमन सतह से आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज सारे एलिमेंट को लिखेगा, तो एक दूसरे के ऊपर नीचे आने वाला एक दूसरे का क्या होता है? अपोजिट होता है। तो बताइए 1 के नीचे कौन आया? 2। 2 के ऊपर कौन आया? 1। तो एक दूसरे के ऊपर और नीचे वाले आने वाला सतह क्या होता है? एक दूसरे का अपोजिट। तो 1 का अपोजिट 2, 2 का अपोजिट 1। अब यहाँ पूछता 6 का, तो 6 का 5, 5 का 6। 3 का पूछता, तो बताओ बाबू इस दोनों में, ये दोनों में कौन रूल फॉलो हो रहा है? 1। तो अगर पूछता कॉमन सतह का विपरीत, तो वैसा सतह जो दोनों में दिखाई नहीं दिया, तो बताइए इसमें कौन सा ऐसा सतह है जो दिखाई नहीं दिया? तो 4, यानी 3 का अपोजिट 4, यानी कॉमन सतह का अपोजिट वो सतह जो दोनों में दिखाई नहीं दिया। लेकिन वैसा हमसे पूछा नहीं है, मात्र पूछा है एक का अपोजिट। तो एक का अपोजिट क्या हो गया? 2। किस ऑप्शन में था? ऑप्शन नंबर डी में। तो इसको उतार लीजिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। तो आपके सामने अगला क्वेश्चन टेलीकास्ट हो रहा है। इस क्वेश्चन को बनाइए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। 2 positions of a same dice are given below. Which number is on the face opposite to 1? तो यहाँ पर एक ही पासा का दो प्रारूप दिया हुआ है और एक का विपरीत दिया पूछ रहा है। ऑप्शन है 2 4 6 5। बताइए। चलिए आई होप आपने ट्राई किया होगा। तो देखिए यहाँ पर एक ही पासा का दो प्रारूप है, वो कौन कौन सा प्रारूप है तो देख लीजिए बने से। तो यहाँ पर पूछ रहा है एक का विपरीत। किसका विपरीत? एक का। तो यहाँ पर दिया है, पहले यहाँ पर 2 बिंदु दिया है, उसके क्लॉकवाइज में 1 बिंदु और उसके क्लॉकवाइज में 5 बिंदु। दूसरा पोजीशन में दिया है 2 बिंदु, उसके क्लॉकवाइज में 6 बिंदु और उसके क्लॉकवाइज में 3 बिंदु। पूछा किसका है? एक बिंदु का अपोजिट। देखो बाबू दो बिंदु को आप 2 भी लिख सकते हैं, 3 बिंदु को आप 3 भी लिख सकते हैं, 4 बिंदु को 4 भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ किसका पूछ रहा है? एक बिंदु का अपोजिट। सबसे पहले बताइए ये दोनों डाइस में कितना सतह कॉमन दिख रहा है? तो यहाँ पर देखिए सर ये दोनों डाइस में 2 कॉमन दिख रहा है, मतलब मात्र एक सतह। क्या देखिए 2 दिख रहा है, क्या एक इसमें दिख रहा है? क्या 5 इसमें दिख रहा है? नहीं ना। तो केवल एक सतह दोनों में दिख रहा है। अगर दोनों में केवल एक सतह कॉमन दिखे तो कौन सा रूल? रूल 1। और रूल 1 को क्या बोलते हैं? 4G ट्रिक। क्या बोलते हैं? 4G ट्रिक। तो पहले हम 4G ट्रिक से बनाते हैं, तब जाके हम बनाएंगे प्रोसेस से। तो याद रखना 4G ट्रिक कहता है कि भाई मुझे अगर अप्लाई करना होगा तो रूल 1 लगेगा तभी अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। तो ये रूल 1 लग रहा है ना। रूल 1 का मतलब क्या? वैसा दो डाई जिसका केवल एक सतह दोनों में कॉमन दिख रहा है। तो मात्र एक सतह कॉमन दिख रहा है, वो कौन है? वो 2 है। तो 4G ट्रिक कहता है कि जिसका अपोजिट पूछ रहा है वो कॉमन सतह से कहाँ है, खाली देख लीजिए। तो पूछ रहा है 1 का, तो कॉमन सतह से पूछा गया सतह कहाँ है? क्लॉकवाइज। पूछा किसका? 1 का। कॉमन क्या दिखा? 2। तो कॉमन सतह से पूछा गया सतह कहाँ है? क्लॉकवाइज। तो कॉमन सतह से क्लॉकवाइज में जो भी मिलेगा वो पूछा गया सतह का अपोजिट होगा।
कॉमन सतह से पूछा गया सतह क्लॉकवाइज, तो कॉमन सतह से क्लॉकवाइज में जो भी मिलेगा वो पूछा गया सतह का अपोजिट होगा। तो कौन मिल गया? 6, यानी 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6। तो किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी में है। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा सी। अगर प्रोसेस से बनाते बाबू तो कॉमन सतह क्या मिल रहा है? 2। तो उसको बेस बना लीजिए। आप बेस बना के क्लॉकवाइज घूम जाइए। तो 2 के क्लॉकवाइज में कौन? 1, 1 के क्लॉकवाइज में 5। तो 2 1 5। कॉमन सतह से क्लॉकवाइज लिखिए, क्लॉकवाइज लिखे तो क्लॉकवाइज में भी, तो 2 के क्लॉकवाइज में 6, 6 के क्लॉकवाइज में 3। तो 2 6 3। पूछा किसका? 1 का। तो 1 के नीचे कौन है? 6, यानी 1 का अपोजिट 6, 6 का अपोजिट 1, यानी आपका आंसर क्या आ गया? 6। मतलब 1 का अपोजिट 6, 6 का अपोजिट। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था ना कि एक दूसरे के ऊपर नीचे आने वाला एक दूसरे का विपरीत कहलाता है। तो चलिए इसको उतार लीजिए। हाँ, अगर कॉमन का पूछता तो वैसा सतह जो एक दूसरे में कॉमन दिखाई नहीं दिया है। अगर मान लीजिए कॉमन का ही पूछ देता, बताइए 2 का अपोजिट पूछता, तो मात्र एक सतह कॉमन दिख रहा है और उसी का अपोजिट पूछ रहा है, तो वैसा सतह जो दोनों में हिडन है, दोनों में छुपा हुआ है। तो अब बताइए 1 से लेकर 6 तक में कौन छुपा हुआ है? 4 छुपा हुआ है। इसका मतलब कॉमन सतह का अपोजिट 4 होगा। लेकिन हमको इसका पूछा नहीं है तो इस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलिए आपके सामने अगला क्वेश्चन टेलीकास्ट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 12। देखिएगा, आइडेंटिफाई द नंबर ऑन द फेस अपोजिट टू 6। 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? किसका पूछ रहे हैं बाबू? 6 का। बनाइए आप, मैं बताऊंगा बाद में, मैं उतार लेता हूँ सिर्फ। तो 6 3 2, 6 3 2, 5 2 5 2 1। पूछा किसका? 6 का। चलिए बताइए बाबू जल्दी से, 6 का विपरीत कौन होगा? तो सबसे पहले देखिए दोनों डाइस में, ये देखिए दोनों डाइस क्या है? एक ही डाइस का इमेज है। तो दोनों डाइस में क्या मिल रहा है कॉमन? तो फिलहाल देखते हैं दोनों डाइस में 6 दिख रहा है कॉमन? नहीं। 3 दिख रहा है कॉमन? नहीं। 2 दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो ये दोनों डाइस में कितना सतह कॉमन दिख रहा है? मात्र एक सतह। अगर एक सतह कॉमन दिखे तो वो कौन सा रूल? तो रूल 1। रूल 1 को हम क्या बोलते हैं? 4G ट्रिक। क्या बोलते हैं? 4G ट्रिक। पूछा किसका है? 6 का। पूछा किसका? 6 का। 4G ट्रिक के अकॉर्डिंग, याद रखना 4G ट्रिक मतलब रूल नंबर 1। 4G ट्रिक के अकॉर्डिंग जिसका अपोजिट पूछे वो देखना है कॉमन सतह से कहाँ है। तो कॉमन सतह क्या मिला? 2। पूछा किसका? 6 का। तो कॉमन सतह से पूछा गया सतह कहाँ है? क्लॉकवाइज। तो कॉमन सतह से क्लॉकवाइज कौन है? 6 1, यानी 6 का अपोजिट 1 हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए में है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। प्रोसेस से देखते हैं, प्रोसेस से तो कॉमन मिला 2, तो कॉमन सतह से क्लॉकवाइज घूमेंगे 2 6 3। कॉमन सतह क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 6 1 5। पूछा किसका? 6 का। तो 6 का अपोजिट क्या आ गया? 1। आपका आंसर। इसको उतार लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने टेलीकास्ट हो रहा है। आइडेंटिफाई द नंबर ऑन द फेस अपोजिट टू 3। 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? चलिए आप सब बनाइए, फिलहाल मैं उतार लेता हूँ। वन 3 5 2 3 6। पूछा किसका? 3 का। चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा। तो यहाँ पर किसका पूछ रहा है? 13 में 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? सबसे पहले देखो यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ देखो कि क्या मिल रहा है कॉमन। कुछ कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर कॉमन दिख रहा है तो रूल्स बनाएंगे, और कॉमन नहीं दिख रहा है तो उसको हम स्टैंडर्ड और जनरल के आधार बनाते हैं। ये तो बताए थे आपको। दोनों में क्या मिल रहा है कॉमन? तो सर इसमें 1 दिख रहा है कॉमन? नहीं दिख रहा है। 3 दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। और रुक जाइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि और को देख लीजिएगा। ऐसा ना है कि 2 सतह कॉमन दिख रहा है और आप एक ही सतह कॉमन देख करके और बढ़ने लगे,
तो ध्यान दीजिएगा, तो 1 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब केवल एक सतह दोनों में कॉमन है। ऐसा गलती हुआ है। एक स्टूडेंट क्या किए, उस पर रूल 2 लग रहा था और क्या किया, वो एक सतह कॉमन दिखा और घूम गया और बनाया, उससे गलती हो गया। तो जल्दबाजी मत कीजिएगा, देखिएगा कि एक सतह कॉमन दिख रहा है कि 2 सतह कॉमन दिख रहा है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने देखा 1 नहीं दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है, तो मतलब केवल एक सतह कॉमन दिख रहा है, तो ये रूल 1 को फॉलो करेगा। तो रूल 1 का मतलब होता है 4G ट्रिक। क्या होता है? 4G ट्रिक। रूल 1 का मतलब क्या होता है? 4G ट्रिक। अब दोनों में देखिए क्या सतह कॉमन, कितना सतह कॉमन दिख रहा है, तो मात्र एक सतह कॉमन दिख रहा है, वो कौन है? 3। पूछा किसका है? पूछा है किसका, बताओ बाबू? पूछा है आपका 3 का अपोजिट। अब बताओ ये दोनों में कितना सतह कॉमन दिख रहा है? एक सतह। एक सतह कॉमन का मतलब रूल नंबर 1। और जो कॉमन दिख रहा है उसी का अपोजिट ये पूछ दिया। जो कॉमन दिख रहा है उसी का अपोजिट पूछ दिया, तो बताइए क्या करोगे? तो हमने क्या बताया था कि यदि रूल नंबर 1 में जो कॉमन है अगर उसी का अपोजिट पूछ दे तो वो सतह होगा जो दोनों में दिखाई नहीं दे रहा है। तो बताइए बाबू, ऐसा कौन सा ऑप्शन, देखिए या तो इंस्ट्रक्शन पता लगा लीजिए कि कौन नहीं दिखाई दे रहा है, या तो ऑप्शन देख लीजिए कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप देखोगे ऑप्शन सी में 4 जो है ये दोनों में दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि आपको ऑप्शन से पता चल गया कि 3 का अपोजिट 4 होगा। तो याद रखिएगा बाबू, याद रखिएगा कि रूल नंबर 1 अगर लग रहा है और जिसका अपोजिट जो कॉमन है अगर उसी का अपोजिट पूछ दिया तो वैसा सरफेस अपोजिट होगा जो दोनों में दिखाई नहीं दे रहा है। तो कॉमन सतह का अपोजिट वो सतह होगा जो दोनों में दिखाई नहीं दे रहा है, यानी 4 जो है ये दोनों में दिखाई नहीं दे रहा है। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी से है। ठीक, चलिए उतार लीजिए इसको। तो आपके सामने अगला क्वेश्चन टेलीकास्ट हो रहा है बाबू। तो इसमें पूछ रहा है आइडेंटिफाई द नंबर ऑन द फेस अपोजिट टू 4। 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? 4 का विपरीत बनाइए। मैं फिलहाल यहाँ पर उतार लेता हूँ। तो एक ही पासा का 2 इमेज है, याद रखिएगा, ये अलग अलग नहीं है, एक ही डाइस का दोनों इमेज है। 4 कभी भी पूछ रहा ना, तो यहाँ पर 4 है, 1 है और 2 है। 1 के क्लॉकवाइज में 3 के क्लॉकवाइज में 2 है। ठीक है, 2 नहीं है, 5 है, सॉरी 5 है। तो इसमें पूछ रहा है किसका? 14 में 4 का अपोजिट। चलिए, तो यहाँ पर आई होप आपने बनाया होगा। तो देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर बताइए सबसे पहले दोनों पासा में कितना सतह कॉमन दिख रहा है? क्या 4 इसमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। 1 दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि तुरंत 1 दिख रहा है और बनाना शुरू कर देंगे, नहीं, गलती भी हो जाता है कि पता चलता है 2 सतह कॉमन है और आप एक ही सतह को कॉमन देख करके आगे बढ़ने लगे। तो जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पर 4 कॉमन नहीं दिख रहा है, 1 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब एक सतह कॉमन दिख रहा है। तो एक सतह कॉमन का मतलब क्या हो गया? कौन सा रूल? तो रूल 1 का मतलब कौन सा ट्रिक? 4G ट्रिक। कौन सा ट्रिक? 4G ट्रिक। तो 4G ट्रिक लगा। 4G ट्रिक के अनुसार जानते हैं कि जिसका अपोजिट पूछा वो कॉमन सतह से कहाँ है, खाली देख लेना है। पूछा किसका? 4 का। तो कॉमन सतह दोनों में क्या दिख रहा है? 1। पूछा किसका? 4 का। कॉमन क्या है? 1। तो कॉमन सतह से पूछा गया सतह कहाँ है? एंटी क्लॉकवाइज। कॉमन सतह से पूछा गया सतह कहाँ है? एंटी क्लॉकवाइज। तो कॉमन सतह से एंटी कौन है? 5, यानी 4 का अपोजिट 5 होगा आपका आंसर। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब मुझे नहीं लगता है कि आपको पूरा प्रोसेस बताने की जरूरत है, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए, तो हम देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 15 बड़ा अच्छा है, इसको समझिए पहले। कह रहा है क्या क्वेश्चन? इफ टू फॉर्म्स of the same dice are given below, then what will be the sign of on the bottom face of figure 1? एक ही पासा के 2 प्रारूप नीचे दिए गए हैं।
तो बताइए चित्र 1 के नीचे की फलक पर कौन सा चिन्ह होगा? तो सबसे पहले पासा क्या है आप बनाइए, हम फिलहाल यहाँ उतार रहे हैं। तो एक ही पासा का दो प्रारूप है बाबू। तो यहाँ पर क्या है, तो सर्कल के अंदर क्रॉस है और इसमें सर्कल के अंदर ब्लैक डॉट है और यहाँ पर एक कार्टून बना हुआ है और यहाँ पर सिर्फ ब्लैक डॉट है। उसके बाद स्टार बना हुआ है और उसके क्लॉकवाइज में सर्कल के अंदर क्रॉस है। पूछा किसका है? तो देखिए यहाँ डायरेक्ट नहीं पूछा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें डायरेक्ट नहीं पूछा कि किसका अपोजिट है, यहाँ पर निकालना है। बस ये पूछ दिया कि चित्र 1 में बॉटम सरफेस पर कौन सा चिन्ह होगा। तो बताइए बाबू कौन सा चित्र 1 है? तो आप जानते हैं कि ये चित्र 1 है, ये चित्र 2 है, यानी फिगर 1 ये है और फिगर 2 ये है। तो फिगर 1 मतलब ये, याद रखें। फिगर 2 बोलता तो ये देखते हैं। तो फिगर 1 में बॉटम सरफेस पर कौन सा चिन्ह आएगा, मतलब नीचे की सतह पर कौन सा चिन्ह आएगा ये निकालना है। तो बताओ बाबू इस चित्र 1 में नीचे जो जो भी आए, नीचे चित्र 1 में नीचे जो भी आएगा वो किसका अपोजिट होगा? ऊपर वाले का। इस चित्र 1 में नीचे जो भी आएगा बाबू वो किसका अपोजिट होगा? ऊपर वाले का। अब बताइए ऊपर कौन है? तो सर्कल के अंदर क्रॉस है, यानी कि चित्र 1 में सर्कल के अंदर जो क्रॉस है उसी का अपोजिट नीचे आएगा। कोई भी चिन्ह है लेकिन वही आएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपसे इनडायरेक्ट पूछा कि सर्कल के अंदर जो क्रॉस है उसका अपोजिट क्या होगा। समझा नहीं क्वेश्चन? क्वेश्चन का चित्र 1 ये है, चित्र 2 ये है। तो चित्र 1 में नीचे की सतह पर कौन सा चिन्ह आएगा? तो बाबू नीचे किसका अपोजिट होता है? नीचे होता है ऊपर वाले का। नीचे किसका होता है? ऊपर वाले का। तो ऊपर चित्र 1 में कौन है? तो सर्कल के अंदर क्रॉस। इसका मतलब सर्कल के अंदर क्रॉस का अपोजिट ही नीचे कोई आएगा, यानी इसी का अपोजिट पूछ रहा है, लेकिन डायरेक्ट नहीं पूछा, घुमा के पूछ दिया। समझ में आया बात को? अगर यहां मान लीजिए बाबू चित्र 2 में पूछता कि नीचे की सतह पर कौन सा चिन्ह होगा, तो चित्र 2 में नीचे का अपोजिट क्या होता है? ऊपर। तो चित्र 2 में अगर हमसे पूछता कि नीचे कौन आता, तो हम देखते ऊपर कौन है। तो ऊपर है ब्लैक डॉट, तो उसी का अपोजिट नीचे कोई होगा चित्र 2 में। लेकिन वो चित्र 2 की बात नहीं कर रहा है, चित्र 1 की बात कर रहा है। तो चित्र 1 में बॉटम सरफेस पर कौन सा चिन्ह होगा? तो बॉटम सरफेस पर सर चित्र 1 में ऊपर वाले का ही कोई नीचे आएगा। तो ऊपर कौन है? सर्कल के अंदर क्रॉस, तो इसका सर्कल के अंदर क्रॉस वाला ही नीचे कोई आएगा। तो डायरेक्ट ना पूछ करके इनडायरेक्ट पूछा है कि सर्कल के अंदर के क्रॉस जो है उसका अपोजिट कौन सा चिन्ह होगा। अब ये दोनों में बताइए, दोनों में कोई सतह कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो दोनों में एक सतह कॉमन दिख रहा है बाबू, कौन? सर्कल के अंदर क्रॉस और कोई अपोजिट नहीं दिख रहा है, मतलब सॉरी और कोई कॉमन नहीं दिख रहा है। तो मात्र एक सतह कॉमन दिख रहा है, वो कौन है बाबू? तो यही ना है, सिर्फ एक सतह कॉमन। देख लो, क्या ये सर्कल के अंदर डॉट इसमें दिख रहा है? नहीं। क्या कार्टून इसमें दिख रहा है? नहीं। सिर्फ यही कॉमन दिख रहा है। तो सिर्फ एक सतह कॉमन दिख रहा है, तो कौन सा रूल? रूल 1। इस रूल 1 को बोलते हैं क्या? 4G ट्रिक। क्या बोलते हैं? 4G ट्रिक। तो 4G ट्रिक के अकॉर्डिंग हमने क्या बताया था कि जिसका अपोजिट पूछे वो कॉमन से कहाँ है, बस ये देख लेना है। तो दोनों में क्या मिल रहा है? कॉमन ये है। लीजिए जिस जो कॉमन है उसी का अपोजिट पूछ दिया। रूल 1 में जिसका जो कॉमन है उसी का अपोजिट पूछ दिया। तो हमने क्या बताया था कि रूल 1 में सर अगर रूल 1 फॉलो हो रहा है और जिसका अपोजिट पूछ रहा है, जो कॉमन है उसी का अपोजिट अगर पूछ दे तो वैसा सरफेस होगा जो दोनों में दिखाई नहीं दिया। तो बताइए कौन सा ऐसा सरफेस है जो दोनों में दिखाई नहीं दिया? तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर डी, जो डमरू बना हुआ है, इस तरह से, वो दोनों में नहीं दिखाई दिया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आपको बताए थे कि यदि रूल 1 फॉलो कर रहा है
और जो कॉमन है उसी का अपोजिट पूछ दे तो वैसा सरफेस होगा जो दोनों में दिखाई नहीं दिया है, तो डमरू जो है वो दोनों में दिखाई नहीं दिया है। और अगर ऑप्शन को एलिमिनेट भी करना चाहोगे तो कर सकते हो। अब बताओ, क्रॉस सर्कल के अंदर जो क्रॉस है उसका अपोजिट कभी ये कार्टून होगा? नहीं होगा। कभी सर्कल के अंदर जो डॉट है वो होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर किसी भी सतह का विपरीत सतह कभी एक साथ दिखाई नहीं देता। अगर एक साथ दिख रहा है तो वो एक दूसरे का विपरीत कभी नहीं होगा। यानी ये तीनों एक दूसरे का विपरीत नहीं होगा और ये तीनों एक दूसरे का विपरीत नहीं होगा। बात समझ आ रही है? तो चलिए उतार लीजिए। तो अगला क्वेश्चन देता हूँ। तो इसका आंसर क्या आया? तो इसका आंसर आया डी। बस दिमाग में रखिएगा इतना ही कि जो कॉमन है अब उसी सतह का अपोजिट पूछ दे तो वैसा सतह जो दोनों में दिखाई नहीं दे रहा था तो वो ऑप्शन से पता चलेगा या तो इंस्ट्रक्शंस में दिया होगा। तो ऑप्शन पता चल ही गया कि ऑप्शन डी में ऐसा है। उतार लीजिए। चलिए तो आपके सामने अगला क्वेश्चन टेलीकास्ट हो रहा है। इसमें बताएंगे इफ टू फॉर्म्स ऑफ द सेम डाइस आर गिवन बिलो देन व्हाट विल बी द साइन ऑन द बॉटम फेस ऑफ फिगर 1। यदि एक ही पासा के दो प्रारूप नीचे दिए गए हैं तो बताइए चित्र 1 के नीचे वाली फलक पर कौन से चिन्ह होगी। ठीक है, तो चलिए इसको बनाइए। फिलहाल यहाँ पर हम उतार रहे हैं। सोच के बनाइएगा, डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है, इनडायरेक्ट बोल दे रहा है। डायरेक्ट बोलता तो भाई सीधे कहते इसका अपोजिट पूछ रहा है। तो पहले पता लगाइए कि किसका अपोजिट पूछ रहा है, तब निकाल पाओगे। तो एक ही पासा का दो प्रारूप है बाबू, याद रखिएगा। तो ये सर्कल के अंदर क्रॉस है और एक रेक्टेंगल के अंदर लाइन खींचा हुआ है और एक डमरू बना हुआ है। इसमें सर्कल के अंदर डॉट है, रेक्टेंगल के अंदर लाइन खींचा हुआ है और ये स्टार है। ठीक, तो यहाँ पर क्या करा है, इफ टू फॉर्म्स ऑफ द सेम डाइस आर गिवन बिलो, मतलब एक ही पासा का दो प्रारूप नीचे दिखाया गया है, देन व्हाट विल बी द साइन ऑन द बॉटम फेस ऑफ फिगर 1। तो फिगर वन तो यही है और ये फिगर 2 है। तो फिगर 1 के नीचे की सतह पर कौन सा साइन आएगा, बस ये पूछ रहा है। तो फिगर 1 में नीचे तो वही आएगा ना सर जो ऊपर का अपोजिट होगा। नीचे किस फिगर 1 में नीचे की सतह पर कौन आएगा? तो सर नीचे का अपोजिट क्या होता है? ऊपर। ऊपर का अपोजिट नीचे। तो फिगर 1 में ऊपर कौन है? तो ऊपर है सर्कल के अंदर क्रॉस, यानी इसी का अपोजिट कोई नीचे आएगा। अगर हमको फिगर 2 में पूछता कि नीचे की सतह पर कौन आता, तो ऊपर कौन है? सर्कल के अंदर डॉट, तो इसी का अपोजिट नीचे कोई आता फिगर 2 में। तो हमको फिगर 2 की नहीं बात हो रहा है, फिगर 1 की बात कर रहा है। तो फिगर 1 में ऊपर कौन है? तो ऊपर है सर्कल के अंदर क्रॉस, यानी उसी का अपोजिट फिगर 1 में नीचे कोई होगा। घुमा फिरा करके आपको ये वाला इसका अपोजिट पूछ रहा है। तो बताओ बाबू, इस दोनों डाइस में कितना सरफेस कॉमन? तो ये दोनों डाइस में रेक्टेंगल के अंदर लाइन खींचा हुआ है वो कॉमन दिख रहा है। और कोई कॉमन दिख रहा है? डमरू नहीं, सर्कल के अंदर क्रॉस नहीं। तो ध्यान देना है, ये नहीं कि सिर्फ एक सतह देखे और कॉमन मिल गया तो बनाना शुरू कर दे। नहीं, देख लेना है कि कहीं दो सतह कॉमन ना मिल रहे। क्योंकि अभी तो मैं आपको रूल 1 बता रहा हूँ, तो आपको सिर्फ रूल 1 पे ही बात कर रहा हूँ, तो आपको रूल 1 से संबंधित क्वेश्चन दे रहा हूँ। लेकिन जब मिक्स दूंगा तो फिर वहां पर आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो बताओ बाबू, दोनों में क्या मिल रहा है कॉमन? मात्र एक सतह। तो कौन सा रूल? तो रूल 1 को फॉलो करेंगे। ठीक, रूल 1 का मतलब 4G ट्रिक, ये तो पता है। आइए तो हम पहले 4G ट्रिक्स बनाते हैं। पूछा किसका? सर्कल के अंदर क्रॉस का। सर्कल के अंदर क्रॉस का कॉमन क्या दिखा? रेक्टेंगल अंदर लाइन। तो कॉमन सतह से पूछा गया सतह कहाँ है? जिसका अपोजिट निकालना है वो कॉमन सतह से कहाँ है? क्लॉकवाइज। तो कॉमन सतह से क्लॉकवाइज कौन है? स्टार। यानी कि सर्कल के अंदर क्रॉस का अपोजिट क्या होगा? स्टार होगा। यानी कि फिगर 1 में नीचे की सतह पर कौन आएगा? तो स्टार आएगा। कौन आएगा? स्टार आएगा। क्लियर? तो चलिए कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रूल 1 हम कैसे बनाते हैं 4G ट्रिक से और कॉन्सेप्ट से। तो बस दिमाग में सेट कर लीजिए कि यदि प्रश्न में
दो या दो से अधिक पासा दिया हो और कोई भी सतह कॉमन दिखता हो, तो वैसे डाइस के प्रश्न को हम स्टैंडर्ड या जनरल के आधार पर नहीं बनाएंगे। वैसे डाइस के क्वेश्चन को हम रूल 1 या रूल 2 से बनाते हैं। रूल 1 या रूल 2 से बनाओगे बाबू, तो कितना भी पासा दिया हो मात्र 2 ही पासा का यूज करना है। लेकिन वैसा 2 पासा रूल 1 के अकॉर्डिंग वैसा 2 पासा का यूज करना है जिसका केवल एक सतह दोनों डाइस में कॉमन दिखता हो। तो कॉमन सतह को आधार बनाकर या तो घड़ी की दिशा में सभी एलिमेंट को लिखेंगे दोनों में, और एक दूसरे के ऊपर नीचे आने वाला एक दूसरे का विपरीत कहलाता है। 4G ट्रिक में तुम देख लिए कि जिसका अपोजिट पूछे वो कॉमन सतह से जिस दिशा में होगा, तो कॉमन सतह से अगले डाइस में उसी दिशा में अगर जो भी मिल गया तो वो एलिमेंट एक दूसरे का अपोजिट सरफेस कहलाता है। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। अब मैं अगले क्लास में आपको बताऊंगा रूल 2, फिर रूल 2 के बाद मैं अगले क्लास में बताऊंगा कि मिक्स क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। बाय, सी यू अगेन।